इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर में हमने क्या क्या पढ़ लिया था, कुछ प्रॉपर्टीज की बात करी थी। क्या थी बेटा प्रॉपर्टीज में? सबसे पहली प्रॉपर्टी की इनसाइड कंडक्टर एवरी पॉइंट फील्ड विल बी जीरो। कोई नया तो नहीं है आज, पहला दिन इसमें। ऑनलाइन में थे या थे ना? फिर तो कोई नया नहीं है। नया मतलब जो मेरी पहली क्लास कर रहा हो, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर में हमने देख लिया था कि इनसाइड कंडक्टर एट एवरी पॉइंट फील्ड क्या होगा? जीरो होगा। दूसरी बात क्या थी कि अगर फील्ड जीरो होता है इसका मतलब पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। वो जीरो भी हो सकता है, बट ये इसलिए हम ये नहीं कह देंगे कि जीरो होगा, वो हमेशा पॉसिबल नहीं है कि जीरो हो, बट सेम होगा, ये क्लियर है। यानी अगर सेम हुआ मतलब पूरा का पूरा अंदर में एज वेल एज एट सरफेस, अगर पोटेंशियल सेम हो गया मतलब सरफेस कैसा? इक्विपोटेंशियल, इसलिए फील्ड लाइंस कैसा? परपेंडिकुलर। ये कहानी हमें क्या होना चाहिए बेटा? पता होना चाहिए। ये हमने देखा था क्या? इतनी चीजें देख ली थी। इसके ऊपर हमने कहा था कि कुछ क्वेश्चन करेंगे। आज लेक्चर नंबर 17, शायद आज खत्म तो नहीं होगा, मुझे नहीं लग रहा है, बट ठीक है। इसमें ये क्वेश्चन था, क्या होगा बेटा? मैंने कहा था नेट फील्ड एंड पोटेंशियल एट पॉइंट पी बताना है, और साथ ही साथ आपको क्या करना है? फील्ड एंड पोटेंशियल किसके वजह से बताना है? इंड्यूस्ड के वजह से बताना है, ठीक है। नेट तो ये कहने की जरूरत नहीं है कंडक्टर है, ये हम जब कंडक्टर की ही बात कर रहे हैं तो चाहे कहा जाए चाहे ना कहा जाए हम कंडक्टर मान के ही चलेंगे। क्लियर है? चलिए बताइए, नेट फील्ड एट पॉइंट पी। पी हमारा ये पॉइंट है। अगर आप इस पॉइंट पे बात करें तो सबसे पहले आपको देखना क्या पड़ेगा वो समझो। क्या ये एक एक्सटर्नल चार्ज है? जब ये एक्सटर्नल चार्ज रहोगे तो ये चार्ज की कोशिश क्या होगी कि यहां पे ये क्या कंडक्टर न्यूट्रल है, तो अगर कंडक्टर न्यूट्रल है तो इस चार्ज की कोशिश क्या होगी कि इस कंडक्टर की न्यूट्रलिटी को मेंटेन करते हुए चार्ज को अपनी तरफ खींचा जाए। क्यों खींचा जाए? क्योंकि पॉजिटिव चीज हमेशा ऑपोजिट को अट्रैक्ट करेगा और सेम को क्या करेगा? रिपेल करेगा। और यहां इलेक्ट्रॉन तो बैठे हुए थे उसके पास जाने के लिए, नहीं, उसने एक बार बुलाएगा तो ये तो जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, उनको कोई काम नहीं है, तो वो क्या करेंगे? जाएंगे। तो ये जब अट्रैक्ट होंगे इसके तरफ तो, लेकिन सरफेस से ज्यादा मतलब इतनी एनर्जी नहीं है कि सरफेस को छोड़ के चले जाए, तो जाएंगे तो सही लेकिन सरफेस पे ही रह जाएंगे क्योंकि अंदर में कोई चार्ज नहीं रहता। दिमाग में आता है क्या कि सर जब अंदर में कोई चार्ज नहीं रहता तो इलेक्ट्रॉन कैसे थे? नेट चार्ज तो जीरो था ना, तो चार्ज थोड़ी थे, वो तो फ्री थे, बट वो पॉजिटिव चार्ज की न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए थे बेटा। नेट चार्ज तो जीरो था। नेट चार्ज कब आया? जब ये पॉजिटिव नेगेटिव वाले भागे और भाग के यहां सरफेस तक तो आए, लेकिन उनको लगा कि आगे का रास्ता बंद है, इतनी एनर्जी हमारे पास थी ही नहीं। तो जब ये नेगेटिव गए तो अंदर में पॉजिटिव चार्ज बच गया। अब इनको लगा कि यार हम अंदर तो रह नहीं सकते, क्योंकि प्रॉपर्टी है कंडक्टर के अंदर चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो ये भाग के, या ये कह लो जब नेगेटिव छोड़ के आएगा तो अपेरेंटली एक पॉजिटिव डेवलप हो जाएगा। न्यूट्रल में से एक कोई चला गया तो दूसरा तो वहां पे डेवलप हो जाएगा, तो वो भागे और इधर आ गए। तो नेट चार्ज क्या रहा बेटा? जीरो। नेट चार्ज क्या रहा? जीरो, क्योंकि पहले भी क्या था? जीरो था। और आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है, तो अगर ये किसी के साथ कनेक्ट नहीं हुआ तो पहले वाला चार्ज और बाद वाला चार्ज हमेशा क्या होगा? इतनी बात में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बात क्या हो जाती है, ये जो पॉजिटिव चार्ज था इसने कहा कि हम तो फील्ड हर जगह देंगे, तो इस पॉजिटिव चार्ज पॉइंट चार्ज है, तो इसके वजह से कुछ ये वाला जो फील्ड मिलेगा, क्या हम इसको एक्सटर्नल फील्ड कहेंगे? इस चार्ज के वजह से जो भी फील्ड होगा क्या उसको एक्सटर्नल कहा जाएगा। लेकिन अंदर में क्या हमारा नेट फील्ड जीरो होना चाहिए? तो निकालने की जरूरत है क्या? अंदर में तो हमें रटा हुआ है कि अंदर में नेट फील्ड क्या होता है। क्या पहले पार्ट में हमने नेट फील्ड पूछा था? तो नेट फील्ड जीरो, लेकिन जीरो कैसे हुआ? तो इस एक्सटर्नल ने जब इधर किया तो पॉजिटिव चार्ज अपने आप को भाग के यहाँ, नेगेटिव है यहाँ, और इस तरीके से आए होंगे ताकि ये इधर के तरफ एक फील्ड दें, और यही फील्ड हमारा क्या कहला जाएगा? फील्ड ड्यू टू इंड्यूस चार्ज। और ये सिलसिला तब तक चलेगा जब तक अंदर वाला फील्ड जीरो ना हो जाए। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या यही कहानी पीछे देखी थी? लेकिन बात है पोटेंशियल की। पोटेंशियल का कैलकुलेशन थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। क्यों लगाना होगा? क्या आपके पास दो चार्जेस हैं, एक ये पॉइंट चार्ज और ये एक इंड्यूस्ड चार्ज। ऑल्दो ये इंड्यूस्ड चार्ज नेट जीरो है, लेकिन
अगर मैं ये कहूं कि इधर में पॉजिटिव चार्ज है, इधर में नेगेटिव चार्ज है, अगर यहां पे पॉजिटिव के पास में पोटेंशियल निकालोगे तो ऑल्दो ये नेट चार्ज जीरो है, क्या यहां पे पोटेंशियल पॉजिटिव होगा? होगा? क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जितना था नेगेटिव उतना था, लेकिन पॉजिटिव के नजदीक है पॉइंट, तो पॉजिटिव की वजह से क्या के क्यू बाई डिस्टेंस, नेगेटिव की वजह से माइनस के क्यू बाई डिस्टेंस। अब पॉजिटिव के पास रहेगा तो पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, नेगेटिव के पास रहेगा तो पोटेंशियल। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हर पॉइंट पे फील्ड भी दो के वजह से थे, एक इंड्यूस्ड के वजह से और एक एक्सटर्नल के वजह से? सिमिलरली पोटेंशियल भी हर पॉइंट पे दो के वजह से थे, एक इंड्यूस्ड के वजह से और एक एक्सटर्नल के वजह से। ठीक है बट ये एक्सटर्नल जो था वो तो क्लियर है, बट जो इंड्यूस्ड है ना बड़ा बिखरा हुआ सा, हमें पता ही नहीं कहाँ पे कितना चार्ज है। नहीं, वो तो हमने तुक्के में ऐसे बना लिया, वो कहाँ पे कितना हमें पता थोड़ी है। अगर ये पता भी है तो हमें ये नहीं पता पॉइंट पी से इसकी दूरी इसकी दूरी इसकी दूरी कितनी है, तो हम पॉइंट मान के या रैंडमनेस मान के या यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म चाहे जैसा मानो हम कैलकुलेट तो नहीं कर सकते। लेकिन क्या हमें ये पता है कि कंडक्टर के अंदर हर जगह पोटेंशियल सेम होगा? ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट। पहले फील्ड की बात करते हैं, पहले फील्ड की बात करते हैं बेटा। ए पार्ट में फील्ड की अगर हम बात करेंगे तो फील्ड कितना आएगा? फील्ड कितना? जीरो। तो अगर ए पार्ट में जाएंगे तो ई नेट इज इक्वल टू जीरो, इसमें तो हमें सोचना भी नहीं है क्योंकि ये तो पॉइंट ही हमने लिख लिया। क्लियर है? पोटेंशियल पॉइंट पी पे अगर आपको नेट निकालना है तो देखो इसके लिए हमेशा आप क्या करोगे, वी नेट इज इक्वल टू हमेशा वी नेट, या ऐसे लिखो वी एट पॉइंट पी इज इक्वल टू क्या हमारा वी एट पॉइंट सी बराबर है। किसी भी पॉइंट पे दो चार्जेस हैं तो उन दोनों के वजह से पोटेंशियल मिलेगा, एक हमारा क्यू के वजह से मिलेगा और एक हमारा इंड्यूस्ड के वजह से, प्लस क्यू मतलब एक्सटर्नल और एक हमारा। लेकिन इंड्यूस्ड के वजह से पोटेंशियल निकालना नामुमकिन है, तो सवाल है कि इसमें क्यों दिया, उस पर अभी आते हैं। इंड्यूस्ड के वजह से पोटेंशियल किसी पॉइंट पे निकालना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि मान लो इसके वजह से ये दिया ही नहीं, बोला कि इन चार्जेस की वजह से पोटेंशियल लिखो, हम नहीं लिख पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये मान लो माइनस जो भी था बट इससे डिस्टेंस नहीं पता, प्लस जो भी था उससे नहीं पता। कहां पे लिख सकते हो इंड्यूस्ड की वजह से? सेंटर पे। क्यों? क्योंकि सेंटर पे हर जगह से दूरी क्या है, और हमने पढ़ा है कि यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, पोटेंशियल सेंटर पे लिखने के लिए k बाई आर इंटू टोटल चार्ज, याद है? टोटल चार्ज क्या है इस आउटर सरफेस पे? टोटल चार्ज। तो सेंटर पे इसके वजह से पोटेंशियल क्या होगा? जीरो। लेकिन कहीं और जीरो हो ये जरूरी, क्योंकि अगर पॉजिटिव के पास जाओगे तो k इंटू प्लस क्यू अपॉन डिस्टेंस, इसके वजह से k इंटू माइनस क्यू अपॉन डिस्टेंस। चार्जेस बराबर हैं बट डिस्टेंसेस अगर अलग अलग हो जाएंगे तो पोटेंशियल जीरो नहीं होगा, और डिस्टेंसेस पता ही नहीं है तो कैलकुलेट कैसे करोगे। बट सेंटर के लिए k प्लस क्यू बाई आर और k माइनस क्यू बाई आर, आर दोनों के लिए बराबर, चार्जेस दोनों के लिए बराबर, पोटेंशियल दोनों की वजह से बराबर, बट सिंबल विल बी ऑपोजिट, इसलिए नेट विल बी। तो ध्यान रखिए, एट सेंटर पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज इज इक्वल टू क्या? तो हमेशा अंदर में कहीं और निकालने के लिए हम कहां निकालते हैं? सेंटर पे। क्यों? क्योंकि दो चार्जेस की वजह से पोटेंशियल हर जगह होगा, बट हम सेंटर के अलावा इंड्यूस्ड के वजह से पोटेंशियल नहीं लिख सकते। और जब हमें पता है कि यहां और यहां दोनों बराबर होगा तो जहां लिख सकते हो वहां निकालो, क्यों जहां नहीं लिख सकते वहां निकालें। क्या मेरी बात क्लियर है? तो क्या पोटेंशियल P पे और C पे बराबर है? किसके वजह से है? क्या सिर्फ पॉजिटिव प्लस Q के वजह से, यानी पॉइंट चार्ज के वजह से? और पॉइंट चार्ज के वजह से C की दूरी कितनी? L, ये L है, कितनी है? L। इसलिए पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट C इज इक्वल टू K इंटू Q डिवाइडेड बाई। क्लियर है? अगर तुम यहां निकाल दोगे तो इसके वजह से के क्यू बाई एक्स होगा, के क्यू बाई एक्स होगा, लेकिन इसके वजह से भी कुछ आएगा तभी तो दोनों बराबर होंगे। समझ गए? मेरी बात समझ में आ रहा है? तो अगर आपको किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल लिखना है कंडक्टर के अंदर तो आप कहां पे निकालेंगे? बस
समझ गए? रीजन क्लियर हुआ? रीजन क्लियर हुआ? क्यों निकालेंगे? क्योंकि बाकी जगह इंड्यूस्ड के वजह से पोटेंशियल नहीं लिख पाएंगे। कहां पे लिख सकते हैं? सिर्फ, और सेंटर पता है कितना, तो सेंटर पे सिर्फ कौन देगा? ये देगा। इसलिए हम, और हमें पता है कि अंदर हर जगह बराबर होंगे, तो जहां निकाल सकते हो वहां निकालो, वो सब तो बराबर ही होगा। तो यहां 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 सब जगह उतना ही होगा, के क्यू बाई डिस्टेंस। और डिस्टेंस किससे? जो चार्ज बाहर में रखा हुआ है। क्लियर है बेटा? ऑनलाइन बोलिए। यस सर। अब आ जाओ दूसरे पार्ट पे, बी पार्ट पे। अब बोला फील्ड एंड पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज। इंड्यूस्ड चार्ज के वजह से आपको क्या निकालना है? पॉइंट पी पे ही निकालना है। अभी हमने कहा सर आपने तो कहा था कि इंड्यूस्ड की वजह से हम पी पे पोटेंशियल निकाल नहीं पाएंगे, लेकिन डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि इस इक्वेशन में दो अननोन थे। तुम्हें पूरा भी नहीं पता, तुम्हें ये भी नहीं पता, तो कैसे निकाल लोगे? बट क्या इस इक्वेशन में दो में से एक अननोन तो मालूम चल गया ना, तो अब तो निकाल सकते हैं। बात समझ रहे हो? तो पहले आप टोटल निकालेंगे सेंटर पे मानते हुए, उसके बाद आप इंड्यूस्ड की वजह से निकाल सकते हैं। तो आइए बी पार्ट पे। तो बी पार्ट पे बताओ, बी पार्ट में पहले तो आप ई बताइए, ई ड्यू टू इंड्यूस्ड। क्या बेटा? ई ड्यू टू इंड्यूस्ड विल बी ई नॉट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि नेट क्या होना चाहिए? और ये पहला लाइन, ये जो पहला लाइन था वो क्या था कि इंड्यूस्ड चार्ज का जो फील्ड होगा वो एक्सटर्नल चार्ज के फील्ड के बराबर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। हाँ या ना? तो बस डायरेक्ट हम क्या कर देंगे, और एक्सटर्नल किसके वजह से है? तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से। किसकी वजह से? तो पॉइंट चार्ज की वजह से फॉर्मूला क्या होता है बेटा? ई इंड्यूस्ड कर लीजिए। पॉइंट चार्ज की वजह से फॉर्मूला होता है के इंटू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई उससे डिस्टेंस की स्क्वायर। और हम कहां निकाल रहे हैं? पी पे। किधर की तरफ? किधर की तरफ? टुवर्ड प्लस क्यू। अब आप कह सकते हो सर प्लस क्यू के तो बाहर निकलता है फील्ड, बट वो तो उसके वजह से निकलता है। हमने उसके वजह से निकाला है या इंड्यूस्ड की वजह से निकाला है? तो इंड्यूस्ड की वजह से थोड़ी उससे बाहर निकलेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? क्यों इंड्यूस्ड की वजह से निकाला? क्यों निकाला? क्योंकि एक्सटर्नल को इंड्यूस्ड बैलेंस करके ही तो जीरो करेगा। यही एक्सटर्नल का मैं पूछा होता तो के क्यू बाई एक्स स्क्वायर अवे फ्रॉम प्लस क्यू होता, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज था। तो इंड्यूस्ड ने उसके टुवर्ड दिया, तभी तो कैंसिल हुए दोनों। और हमें पता है कैंसिल तो होना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है कि नेट फील्ड अंदर में क्या होना चाहिए? तो जीरो कब होगा? जब इसने जो दिया उसको बैलेंस करने के लिए कोई आएगा। क्लियर है? क्या यहाँ पे वही तो डायग्राम में मैंने समझाने की कोशिश करी थी? एक्सटर्नल इधर है तो इंड्यूस्ड की वजह से इधर, और उतना ही। एक्सटर्नल अगर इधर है तो इंड्यूस्ड की वजह से इधर, और उतना ही। क्लियर है? वही मैंने सवाल में दे दिया। तो एक्सटर्नल आपको पता चल गया कि एक्सटर्नल पॉइंट चार्ज की वजह से के क्यू बाई डिस्टेंस स्क्वायर होता है, उतना ही इंड्यूस्ड की वजह से उसके ऑपोजिट होगा। क्लियर है? समझ गए बात? कोई डाउट? सर वहाँ पर वीपी जो निकाला है सर, वो हमने इंड्यूस की वजह से, हमने टोटल निकाला है, टोटल निकाला है। क्योंकि वीपी पे हमने नहीं निकाला, क्योंकि वीपी निकालना बड़ा मुश्किल है। तो हमने कहाँ निकाला? असल में सेंटर पे। कहाँ निकाला? और सेंटर और वाला, सेंटर और पी तो बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर में हर जगह क्या होता है? वो टोटल है, वो नेट पोटेंशियल है। क्लियर है? अब आ जाओ बी पार्ट, मतलब इसका। यार एक बात बताओ, क्या हमारा नेट पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज इक्वल टू दो वजहों से? एक तो एक्सटर्नल चार्ज की वजह से, और दूसरा मैंने यहां पे कहा था कि हम इंड्यूस्ड की वजह से पी पे नहीं निकाल सकते, क्योंकि ना तो हमें टोटल पता था ना तो इंड्यूस्ड पता था, तो हम नहीं निकाल सकते थे। लेकिन क्या इसको यूज करते हुए हमें पी पे नेट पोटेंशियल पता चल चुका है? कितना? कितना? के क्यू बाई एल इज इक्वल टू एक्सटर्नल के वजह से, पॉइंट चार्ज के वजह से पी की दूरी बताओ। पी की दूरी, पी की दूरी एक्स, तो वहां पे एक्सटर्नल की वजह से पोटेंशियल के क्यू बाई दूरी इज इक्वल टू, सॉरी कुछ गड़बड़ हुआ, प्लस वी इंड्यूस। तो क्या वी इंड्यूस मिल जाएगा? बोलिए। तो वी इंड्यूस्ड आप डायरेक्ट थोड़ी निकाल सकते हो, समझ गए? यहां पे मैंने क्यों नहीं यूज किया? लिखा तो वही था मैंने, वीपी इज इक्वल टू इंड्यूस की वजह से प्लस एक्सटर्नल की वजह से, बट मैं पी के लिए ये पहले नहीं निकाल सकता था, इसलिए मैंने पी के ऊपर ना निकालते हुए सी के ऊपर, सेंटर के ऊपर निकाला।
अब सेंटर की दूरी यहां से अलग है, पी की दूरी यहां से अलग है, तो एक्सटर्नल के वजह से अलग अलग हर जगह होंगे, लेकिन इंड्यूस्ड वाला जुड़ के सबको क्या कर देगा, बराबर कर देगा। क्यों करेगा, क्योंकि हर जगह पोटेंशियल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये V इंड्यूस्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, V इंड्यूस्ड, ये KQ/X इधर आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा KQ 1/L - 1/, हमारी यहाँ बात समझ में आ गई। तो देखो सुन लो, अब फिर से सारी समरी आप सुन लीजिए। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे, फील्ड में दिक्कत नहीं होती, फील्ड आसान है, अगर किसी भी पॉइंट पे कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल निकालने के लिए कहा जाए, किसी भी पॉइंट पे, तो पहली बात कि हर जगह क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो आप कहीं भी निकालिए जहां आपको निकालना आसान हो, क्योंकि वो सेम ही आएगा। दूसरी बात कि हर जगह पोटेंशियल एक्सटर्नल चार्ज के वजह के साथ साथ इंड्यूस्ड के वजह से भी होगा, लेकिन जब तक हमें नेट नहीं पता होगा, इंड्यूस्ड का निकालना बड़ा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है, क्योंकि किसी भी पॉइंट की दूरी हर सरफेस से या सरफेस के हर पॉइंट से अलग अलग होगा, जो हमें पता नहीं है। तो कैसे लिख सकते हो, यहां से KQ/X1, KQ/X2, KQ/X3, X4, हमें पता ही नहीं है X1, X2, X3, X4, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस बांटने पड़ जाएंगे तो हम नहीं निकाल सकते, हाँ या ना। लेकिन सेंटर पे तो निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि सेंटर पे सब जगह से दूरी क्या है, तो जब हर जगह से दूरी बराबर होती है तो चार्ज चाहे यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, क्या पोटेंशियल हम लिख सकते हैं, KQ/रेडियस इंटू टोटल चार्ज, और टोटल चार्ज अगर 0 है तो सेंटर पे इंड्यूस्ड की वजह से पोटेंशियल क्या होगा, बोलो बेटा ऑनलाइन, सेंटर पे इंड्यूस्ड की वजह से पोटेंशियल क्या होगा, सेंटर पे इंड्यूस्ड की वजह से। अरे जैसे पीछे क्वेश्चन किया था ना कि यहाँ पे 2 कूलम चार्ज रख दिया, 2Q, यहाँ पे -3Q, यहाँ पे -4Q, और सेंटर पे निकालो, तो क्या करते थे, क्या K/R इंटू टोटल चार्ज नहीं करते थे क्या। तो टोटल चार्ज, चार्जेस कहीं भी रखे हो कोई फर्क थोड़ी पड़ा। तो अगर सरफेस पे नेट चार्ज 0 है तो क्या सेंटर पे इसकी वजह से पोटेंशियल 0 होगा या नहीं होगा, होगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ी 0 हो जाएगा यार, यहाँ पे तो इसके वजह से KQ/डिस्टेंस, यहाँ पे KQ/डिस्टेंस, यहाँ पे अलग, तो हर जगह थोड़ी 0 होता है। कहाँ पे 0 होता है, सेंटर पे। इसलिए कहाँ पे निकालना आसान होता है, इसलिए नेट के लिए कहाँ पे निकालेंगे, और जब नेट निकल गया तो कहीं पे भी इंड्यूस निकाल सकते हो। क्या मेरी बात क्लियर है, समझ गए बात को, नोट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन के साथ इसको हम क्लियर करेंगे। ठीक है, डाउट अगर कोई है तो पूछो। क्या टोटल चार्ज सरफेस के ऊपर 0 है, क्या सेंटर की दूरी हर जगह से बराबर है, तो फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल का, क्या फॉर्मूला हमारा K/R इंटू टोटल चार्ज होता है। जब टोटल चार्ज 0 तो पोटेंशियल क्या होगा, अरे समथिंग इंटू 0 क्या होता है, तो पोटेंशियल सेंटर पे इंड्यूस्ड की वजह से क्या होगा, 0, लेकिन एक्सटर्नल तो बैठा हुआ है। और हमें मालूम है कि जितने चार्जेस होते हैं सबके पोटेंशियल को लिख के जोड़ना होता है। तो इंड्यूस ने तो मना कर दिया कुछ पोटेंशियल देने से, सिर्फ किसने दिया, और उसकी दूरी सेंटर से कितनी है, तो सेंटर पे कितनी होगी, KQ/L कितनी होगी। एंड क्या बाई प्रॉपर्टी में पता है कि हर जगह यही होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर यही कहता है कि हर जगह पोटेंशियल सेम होगा। तो हमने कहीं पे भी निकालना है तो KQ/L हो जाएगा, समझ गए। अब किसी और पॉइंट पे, P पॉइंट पे पोटेंशियल टोटल कितना है, तो KQ/L है। क्यों है, क्योंकि सेंटर पे भी उतना ही है, और वो किसके किसके वजह से है, तो इसके वजह से भी है और इसके वजह से भी है। तो इससे दूरी कितनी है, x, तो इससे वहां पे कितना, KQ/X। इंड्यूस की वजह से नहीं पता, वही तो निकालना है, टोटल हमें पता है। क्लियर है, अभी समझ में आया, क्लियर है। ये थोड़ा बढ़िया सवाल होता है क्योंकि कॉन्सेप्चुअल होता है, सिर्फ फॉर्मूले से काम नहीं चलता, ये आसान है। सेंटर वाला पार्ट आपको ध्यान रखना है, कहीं भी निकालने के लिए कहा जाए तो दिमाग में रखो कौन से पॉइंट पे निकालोगे, किसी और पॉइंट को आप टच भी नहीं करेंगे क्योंकि निकाल ही नहीं पाएंगे। समझ गए बात को। तो जब मान लो हमें पता है कि इस रास्ते से जाएंगे तब भी वहां पहुंचेंगे, है ना, और अगर जो रोड बना हुआ है वहां से जाएंगे तब भी पहुंचेंगे, लेकिन छत वत कूद काद के जाएंगे तब भी वहां पहुंचेंगे।
लेकिन हमें मालूम है हम इधर से नहीं जा सकते, क्योंकि कहीं छत पे चढ़ना पड़ेगा, कहीं 10 मंजिल फिर कूदना पड़ेगा, तो नहीं जा सकते, जाना तो वही है। तो हम क्या करेंगे, जो रास्ता हम ले सकते हैं उससे जाएंगे। तो निकालना तो यहाँ है, हमें पता है कि यहाँ पहुँच गए तब भी सही है, वहीं पहुँच गए। इधर से हम डायरेक्ट निकाल नहीं सकते थे, तो जहाँ से निकाल सकते हैं वहाँ से जाएंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? रास्ते कई सारे हो सकते हैं, लेकिन क्या सब पे हम जा पाएंगे, ये मुश्किल काम है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। इसको क्लियर करने के लिए एक और सवाल मैंने दिया है। अब देखो इसको सॉल्व करके क्या आएगा नहीं आएगा वो तो बात की बात है, ठीक है। एक सवाल, सेम सवाल, नेट नहीं पूछा है मैंने, सिर्फ पोटेंशियल की बात करी है इंड्यूस्ड के वजह से, क्योंकि वही एक बढ़िया सा। अब इंड्यूस्ड की वजह से पोटेंशियल निकालने का मतलब नेट तो तुम्हें निकालना ही पड़ेगा, है ना, बिना नेट निकाले इंड्यूस्ड का नहीं निकलेगा। फील्ड आसान होता है, फील्ड में कोई खास दिक्कत नहीं आएगी आपको, ट्राई करिए थोड़ा। मॉड्यूल सॉल्व हो रहे हैं? कितने क्वेश्चंस कर लिए होगे लगभग? नहीं हो गए? स्टार्ट किया अभी? कर लिया? आज अगर चैप्टर नहीं भी खत्म होता है तो इतना हो जाएगा कि आप 99% मॉड्यूल सॉल्व कर जाएं, अर्थिंग वाले पार्ट को छोड़ के। शायद अर्थिंग भी आज तो नहीं शायद हो पाएगा, बट ठीक है। टेस्ट कब है? इस वीक तो नहीं होगा, इस संडे होगा। तो अगर इस संडे होगा तो पूरा नहीं देंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर छोड़ के, कंडक्टर वाला हिस्सा छोड़ के बाकी सब आएगा, ठीक है। लेकिन अगर अगले संडे हुआ तो पूरा आएगा, ठीक है। बाकी आज के बाद एक क्लास और, जिसमें पूरा तो नहीं लगेगा, थोड़ा क्लास लगेगा। फिर अगले वीक आप मुझे टाइम बता देंगे मॉड्यूल डिस्कस करने के लिए या थ्योरेटिकल डिस्कशन के लिए। 5 दिन से 6 दिन का आप टाइम लीजिएगा पूरा ये करके। हालांकि इसके मॉड्यूल को पूरा डिस्कस करने की ज़रूरत कम होगी, क्योंकि उसके सॉल्यूशंस आपके पास अवेलेबल हैं। सॉल्यूशन का लिंक अगर किसी के पास होगा तो ड्राइव पे फिर से शेयर कर देना, उस पर ग्रुप पे। ड्राइव मैंने शेयर किया था ना? तो कोई भी शेयर कर देना उस पर। अच्छा ठीक है, फिर मैं कर दूंगा। मतलब एडमिन के अलावा कोई मैसेज नहीं कर सकता, यही ना? ठीक। हाँ, क्योंकि कई बार वो फैमिली ग्रुप बन जाता है, कुछ कुछ ग्रुप्स। ठीक है, मैं शेयर कर दूंगा उसके ऊपर। हाँ बेटा, क्या आया? कहीं पे भी निकाला जा सकता था। मैंने यहाँ पे पहले P दिया था, अभी यहाँ पे कह रहा है यहाँ निकालो, सरफेस पे P, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप क्या होता है कि आप टोटल निकालते हैं, क्योंकि बिना टोटल निकाले इंड्यूस्ड का नहीं निकलता। और टोटल भी आप किसी पॉइंट पे नहीं निकाल सकते, सिर्फ और सिर्फ कहाँ निकाल सकते हो? तो पहले हम क्या करेंगे? टोटल निकालेंगे सेंटर पे, सही है। अब देखो होगा क्या, ये अगर पॉजिटिव है तो ऑब्वियस सी बात है इधर कुछ नेगेटिव आएगा और इधर कुछ पॉजिटिव आएगा, बट नेट चार्ज अभी भी 0 रहेगा। तो सेंटर पे इंड्यूस्ड के वजह से क्या होगा? 0। तो मैं अगर कहूं कि पोटेंशियल एट पॉइंट P, पहले मैं टोटल निकालूं तो पोटेंशियल एट पॉइंट P। अब मुझे पता है कि सर पॉइंट P पे तो हम सेंटर को छोड़ के किसी और पॉइंट पे टोटल निकाल ही नहीं सकते, है ना? सही है। तो सेंटर पे नहीं निकाल सकते, तो मतलब P पे नहीं निकाल सकते, तो हमें ये पता है ये तो दोनों बराबर है। और सेंटर का पोटेंशियल, ये थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, सेंटर का पोटेंशियल 2 चार्जेस की वजह से होगा। एक होगा हमारा ये प्लस Q जो दिया हुआ है, और दूसरा होगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है, पोटेंशियल जितने चार्जेस होते हैं सबका निकाल के जोड़ते हैं। बट ये कह रहा है भाई साहब हम तो 0 रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे चार्ज 0 है और दूरी बराबर है। P पे नहीं रहेंगे लेकिन C पे जरूर रहेंगे। P पे क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि P पे हमारा ये वैल्यू भी अलग होगी।
P पे ये वैल्यू अलग होगी तो ये वैल्यू हमारी अलग होनी पड़ेगी ताकि जुड़ के वो बराबर दे। क्लियर है? तो इसको भूल जाइए। तो पॉइंट C का पोटेंशियल इज इक्वल टू सिर्फ ये बचा, कितना हो जाएगा, KQ बाई D प्लस आर, क्योंकि सेंटर के पॉइंट चार्ज से दूरी तो D प्लस आर है ना, कैपिटल आर, हाँ या ना। तो पॉइंट चार्ज के वजह से तो हमारा KQ बाई डिस्टेंस होता है। तो हमें सेंटर पे या कह लो कि पॉइंट P पे या कह लो कि कंडक्टर के हर जगह में से कोई भी पॉइंट आप सेलेक्ट कर लीजिए, पोटेंशियल हमने टोटल पोटेंशियल निकाल लिया। क्लियर है? तो क्या हम टोटल पोटेंशियल निकाल सकते हैं जो हमने ए पार्ट में दिया था पोटेंशियल वाला? फील्ड तो आसान है, फील्ड में तो कोई चक्कर है नहीं। फील्ड तो इसके वजह से यहाँ पे हमारा KQ बाई डिस्टेंस का स्क्वायर D का स्क्वायर हो जाएगा, तो इंड्यूस की वजह से भी उतना ही होगा अपोजिट डायरेक्शन में। फील्ड तो इजी है, नेट हमारा जीरो हो जाएगा, है ना। सरफेस के जस्ट पास जीरो नहीं होता, सरफेस के अंदर तो जीरो होता है। सरफेस पे क्या होता है हम बताएंगे अभी थोड़ी देर बाद। दूसरी बात हो गई कि अब आप बताइए कि P पॉइंट पे नाउ, अब जो हम ये फॉर्मूला पीछे देखे थे कि पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू प्लस Q प्लस पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस्ड। सेंटर पे तो इंड्यूस्ड का जीरो होता है, बट बाकी जगह थोड़ी जीरो होगा। क्या P पे नेट पोटेंशियल पता चल चुका? कितना बेटा? KQ अपॉन D प्लस आर। क्या हम P पॉइंट पे किसी पॉइंट चार्ज के वजह से पोटेंशियल लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? KQ बाई डिस्टेंस फ्रॉम दैट चार्ज, एंड डिस्टेंस फ्रॉम दैट चार्ज इज D। तो यहां पे हो जाएगा KQ बाई प्लस V ड्यू टू, है ना। तो V ड्यू टू इंड्यूस्ड करो, तो V ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म तो KQ बाहर आ जाएगा, यहां पे बचेगा 1 अपॉन D प्लस आर माइनस 1 अपॉन D। सही है? तो यहां से क्या आ जाएगा, KQ इन ब्रैकेट D माइनस D प्लस, माइनस ही रहेगा ना, माइनस R डिवाइडेड बाई D इंटू D प्लस आर। सो आप इसको सॉल्व करिए, ये तो दोनों निपट गए। तो माइनस KQ बाई आर अपॉन D इन ब्रैकेट D प्लस आर, दिस इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है? समझ गए क्या करना है? यही काम हमने पिछले में किया था। कोई डाउट? माइनस क्यों आया है? क्या सेंटर की दूरी इससे ज्यादा है? तो सेंटर पे पोटेंशियल KQ बाई D प्लस आर था, यहां पे इसके वजह से पोटेंशियल क्या KQ बाई D हुआ, जो सेंटर वाले से ज्यादा है। तो उसमें इंड्यूस ने कुछ घटाना पड़ेगा तभी तो बराबर होगा। समझ गए? क्योंकि सेंटर और यहां बराबर होना चाहिए ना। सेंटर वाला कम है, ये वाला ज्यादा है, इसके वजह से है, नहीं है। तो कोई ना कोई इसको कम करेगा तभी तो सेंटर और ये बराबर होगा। कौन कम करेगा? इंड्यूस्ड वाला। तो उसने नेगेटिव दे दिया। या दूसरे तरीके से आप ये कह सकते हो कि इस पॉजिटिव के पास नेगेटिव आएगा और इस पॉजिटिव से दूर, भले ही तुम निकाल ना पाओ, लेकिन इतना तो पता है कि नेगेटिव के पास में अगर इंड्यूस्ड की वजह से निकालोगे तो नेगेटिव पोटेंशियल आएगा। तो डायरेक्ट ऐसे समझ लो, यही तो इंडक्शन है। नेगेटिव के पास में पोटेंशियल निकालना है तो ऑब्वियस सी बात है जिस चार्ज के पास निकालोगे वो पोटेंशियल मैग्नीट्यूड में ज्यादा होगा, अगर चार्जेस बराबर हैं तो। समझ गए? तो इस वजह से नेगेटिव आया। बट आप डायरेक्टली निकाल नहीं सकते थे क्योंकि डिस्टेंसेस नहीं पता, आपको चार्जेस नहीं पता कि कौन सा चार्ज कहाँ है। बात समझ रहे हो? क्या मेरी बात क्लियर हुई? बोलो। नहीं, सरफेस पे कहाँ बदलता है? अंदर में, कंडक्टर के अंदर एंड सरफेस पे हर जगह, तभी तो सरफेस इक्विपोटेंशियल होता है। सरफेस कैसा होता है? अच्छा, मान लो सरफेस पे पोटेंशियल बराबर नहीं हुआ जो तुम कह रहे हो, तो क्या होगा? या सरफेस क्यों बराबर होगा? पोटेंशियल सरफेस पे बराबर क्यों होगा? क्यों? चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल भागने की। तो चार्ज तब तक भागेगा जब तक पोटेंशियल बराबर, तो वो जबरदस्ती बराबर करेगा, आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। बात समझ गए? तो जैसे ही वो एक सरफेस पे आ गया वो बराबर होके ही रहेगा। तो जब तक वो बराबर नहीं होगा तब तक वो भागते रहेगा। और हम कौन से कंडीशन में पढ़ते हैं? जब एकदम स्टेडी स्टेट में पहुंच चुका, जो होना है हो चुका, उसके बाद हम पढ़ाई करते हैं ना। पता चले कि हम बीच में पढ़ लेंगे फिर तो बदल जाएगा थोड़ी देर बाद।
तो इसलिए हम स्टेडी स्टेट कंडीशन में पढ़ते हैं तो हम मान के चलते हैं कि हमेशा पोटेंशियल सेम है, नहीं तो चार्ज भागते रहता। समझ रहे हो? चलो हो गया बेटा, आगे बढ़े। समझ में बात आई? ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल सवाल है, बढ़िया सवाल है, क्लियर है। बाकी इसके आगे पीछे के कॉन्सेप्ट आपको चाहिए, क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, कोई डाउट? चलिए, तो ये हो गया आपका इन 4 प्रॉपर्टीज के ऊपर। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड कंडक्टर। जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड कंडक्टर अपना क्या हो जाएगा? तो मान लो कि एक कंडक्टर हमने ऐसा कुछ ले लिया, ये हमारा कंडक्टर है, थोड़ा इस तरीके का शेप ले लेते हैं, क्यों लिया पता चलेगा, है ना। या अगर हम थोड़ा सा बढ़िया सा कंडक्टर देखें तो देखो यार, ये रेगुलर शेप भी हो सकता है, हमने ऐसा कुछ शेप क्यों लिया, और इसको आपने कुछ चार्ज दे दिया, लेट अस से इसको आपने +Q चार्ज दिया। तो चार्ज दोगे तो कंडक्टर के ऊपर ये क्या करेगा? फैलेगा। क्यों फैलेगा? क्योंकि एक जगह दोगे तो यहाँ का पोटेंशियल तो ज्यादा हो जाएगा, और बाकी जगह जहाँ चार्ज नहीं वहां का पोटेंशियल तो चार्ज भाग के जाएगा कम पोटेंशियल वाले पे, और तब तक भागेगा जब तक पोटेंशियल बराबर। ये लॉजिकल बात है कि पोटेंशियल बराबर होता है, बाकी मैथमेटिकली मैंने पीछे बता दिया, ये लॉजिक है कि हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल बराबर हो जाएगा। समझ गए? अब ये चार्ज भागना शुरू किया। अब भाग के हो सकता है आपने कहीं चार्ज डेंसिटी जैसी कोई चीज पढ़ी है, ठीक है, यहां पे इसको पता नहीं क्या लगा हुआ कि यहां पे चार्ज का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया, कुछ हुआ होगा, कुछ प्रॉपर्टी हुई होगी, पता नहीं। यहां पे चार्ज क्या हो जाता है, चार्ज तो नहीं कह सकते, कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, मतलब ऐसे सरफेस पे यहां ज्यादा लोग जुड़ गए या ज्यादा लोग जुट गए, और यहाँ पे बड़े बिखरे बिखरे से स्कैटर्ड वे में है। समझ गए? यहाँ बहुत कंसंट्रेटेड हो गए, है ना, पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा हो गई। होता है ना शहरों में, जैसे जहाँ पे सारी सुविधाएं हो सकता है वहाँ पे बहुत डेंस पॉपुलेशन हो, जहाँ कुछ नहीं वहाँ पे दूर दूर है ना, ऐसा कुछ ये बिखर जाता है। क्यों? आपने तो आज तक पढ़ा है कि सर हमने स्फीयर पढ़ा है, शेल पढ़ा है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, नहीं, हमने तो यही पढ़ा है। अचानक से ऐसी चीज़ें क्यों पढ़ रहे हैं? ये जनरल है, वो एक स्पेसिफिक था। ये जनरल है कि ऐसे अगर चार्ज दोगे तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन अपने मर्जी से हुआ, क्यों हुआ अभी हम देखते हैं। तो लेट अस से अगर चार्जेस इस तरीके से बिखरे होंगे जो अभी तक नहीं पता अपन को, तो ये क्या करेंगे बेटा, अलग अलग जगह पे अलग अलग चार्ज डेंसिटी होगी। सही है? तो हम कोई एक पॉइंट सेलेक्ट कर ले रहे हैं और मान ले रहे हैं कि थोड़ा सिंपल जगह ले लो या यहीं ले लो, चलो लेट अस से यहां की चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा है। तो जब यहां की चार्ज डेंसिटी लिया तो हम यहां की बात करेंगे, ठीक है। जैसे ही आप यहां से ऊपर नीचे आगे पीछे गए आपकी डेंसिटी क्या कर गई, इसके अंदर तो सोचना ही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ना चार्ज जाएगा ना फील्ड होगी, ठीक है, ये कंडक्टर है। सरफेस के जस्ट बाहर हम कह रहे हैं कि फील्ड बताइए, ठीक है। जब सरफेस के जस्ट बाहर आप फील्ड बताएंगे तो चार्ज आपको नहीं पता, आपको टोटल चार्ज जरूर पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि यहां पे कितना चार्ज आया। यहां पे सिर्फ आपको क्या पता है, चार्ज डेंसिटी, वो भी सवाल देगा, आपको पता नहीं है, सवाल देगा, ठीक है। तो चार्ज डेंसिटी यहां हमने मान लिया कि लेट अस से सिग्मा, और आपको कहा कि आप यहां पे फील्ड बताइए। जहां पे सिग्मा पता है वहां पे आप क्या बताइए बेटा, क्या करोगे। फील्ड निकालने का तरीका क्या होता था, याद करो, फील्ड हम डिराइव कैसे करते थे, कुछ हमने पढ़ा था, एप्लीकेशन ऑफ सम लॉ। किसका एप्लीकेशन था फील्ड निकालने के लिए, गॉस थ्योरम। तो यहां पे हम गॉस थ्योरम कह रहा है कि सर यहां पे अपने को फील्ड बताना था, तो जहां पे फील्ड बताना है क्या करते हैं, उस पॉइंट को लेते हुए गॉसियन सरफेस बनाते हैं। तो चलो, और ऐसे ये मेटालिक सरफेस ही तो है एक तरीके का, तो सरफेस पे क्या ऐसा गॉसियन सरफेस बनाएंगे, सिलिंड्रिकल बनाते थे सरफेस पे, याद है, ऐसे कुछ पास करने वाला, हाँ या ना। लेकिन सवाल ये है कि सर इसका एरिया हम क्या लेंगे, डीए। क्यों लेंगे, एरिया बड़ा ले लोगे तो चार्ज डेंसिटी हर जगह अलग हो जाएगा, हाँ या ना। तो एरिया इतना छोटा रखो कि चार्ज डेंसिटी वेरी करने के पहले ही एरिया खत्म। यही तो होता है, यूनिफॉर्म मान लेते हैं जब बहुत छोटा पार्ट लिया तो, हाँ या ना, बोलो डाउट। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा डीए। अब यहां से क्या होगा, सोच के देखिए, क्या बेटा ये वाला जो भी सरफेस ने चार्ज रखा वही इसके अंदर होगा, अब क्या इस सिलेंडर में 3 सरफेस, कौन कौन से, एक
एक सिलेंड्रिकल या कर्व, एक ये, और फील्ड क्या रेडियल आउटवर्ड होगा क्योंकि सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। पॉजिटिव है तो अवे होता है, नेगेटिव है तो टुवर्ड होता है। और ये है आपका सरफेस नंबर 3। क्या पहले सरफेस और दूसरे सरफेस पे फ्लक्स जीरो? पहले और दूसरे पे फ्लक्स क्यों? पहले पे क्यों जीरो? अरे फील्ड ही नहीं है, फील्ड ही नहीं है। तो जब फील्ड ही नहीं है, फील्ड लाइंस ही नहीं है, तो उसी लाइंस के काउंट को तो फ्लक्स कहते हैं। तो पहले पे फील्ड ही नहीं है तो फ्लक्स जीरो। दूसरे पे परपेंडिकुलर है क्योंकि एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन होगा, ये कह रहा है हम रेडियल जाएंगे, बाहर की तरफ जाएंगे, तो दूसरे पे भी हमारा फ्लक्स जीरो। यही तो प्रूफ करते थे वहां पे भी। नहीं, बचा कौन सा? अकेला। ठीक है, अब जब बचा अकेला तुमको फॉर्मूला वही मिलेगा जो हम पीछे पढ़ रहे थे। ठीक है क्योंकि यहां पे एक ये है, बाकी सब सरफेस भी तो है कंडक्टर में, मेटल में। कंडक्टर में हमने कुछ सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट पढ़ा था या सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट पढ़ा था? एप्सिलॉन नॉट। कंडक्टर थिक मेटल प्लेट, याद है? अब देखिए काम की बात देख लेते हैं। तो अगर यहां पे हमको टोटल फ्लक्स की बात करनी है तो टोटल फ्लक्स इतना तो क्लियर है, पहले सरफेस का, दूसरे सरफेस का, तीसरे सरफेस का। पहले और दूसरे ने कहा हम नहीं देंगे, तीसरे ने कहा कि जो भी होगा हम देंगे। और कितना देंगे बेटा? तो E इंटू डी ए। एरिया क्यों छोटा लिया, क्या आप सबको पता चल गया? ये दोनों जीरो है। क्यों जीरो है अभी पता है, ठीक है, हम उस डेप्थ में नहीं जा रहे, उस डिटेलिंग में नहीं जा रहे। और ये तो ई डी ए कॉस जीरो है, तो वो ई डी ए आ गया डायरेक्टली। अब टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू क्या बेटा? बाई गॉस लॉ दिस फ्लक्स इज इक्वल टू क्या? क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। सो बाई गॉस लॉ, हाँ सर फ्लक्स टू सर जीरो है, परपेंडिकुलर है ना, ये सरफेस तो बाहर की तरफ होगा। सर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड सर, इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर, परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, एरिया वेक्टर इसका इधर होगा। नहीं तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड सर हमेशा सर अगर सिलेंडर ले रहे सर तो एक ही डायरेक्शन में रहेगा। नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। यहाँ इधर होगा, यहाँ इधर, यहाँ इधर। हमने इतना छोटा माना है कि ये एरिया आया ही नहीं। एक सर्कुलर आर्क से आप बहुत छोटे से हिस्से को लेते हो तो आपको स्ट्रेट लाइन दिखता है ना। अर्थ एक स्फीयर है, बट आप इतना बड़ा स्फीयर है कि आपको देखने में वो कैसा दिखता है? प्लेन दिखता है। इसलिए इसका मतलब ये एक बड़े में से नेग्लिजिबल हिस्से को काटोगे तो तुम्हें स्ट्रेट लाइन दिखेगा ना, हाँ या ना? तो स्ट्रेट लाइन में तो एक ही डायरेक्शन हो सकता है। कर्व मानोगे तो इधर और इधर, इधर दोनों ले लिया फिर तो कर्व हो गया। नहीं समझ गए? हाँ, तो अब क्या हो गया बेटा? E डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब मुझे बताओ तो क्यू इनसाइड इज इक्वल टू क्या? सिग्मा इंटू ये छोटा सा एरिया, क्योंकि वही तो चार्ज अंदर लेके बैठेगा। याद करो वहां भी कहते थे कि इस सरफेस का जितना चार्ज होगा वही तो इस सिलेंडर के अंदर होगा। तो उस सरफेस का डेंसिटी कितना? सिग्मा, वो गिवन है। एरिया कितना? डी ए, वो मैंने माना है। तो क्या हो जाएगा? सिग्मा इंटू डी ए अपॉन क्या? ये डी ए और ये डी ए, खत्म। ई क्या हो गया? ई इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। कई बार वेक्टर के फॉर्म में लिखा जाएगा तो ई वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एन वेक्टर, एन कैप, एन अननोन जैसा होता है, जिधर है उधर मान लो। क्लियर है? क्या मेटल प्लेट पे यही नहीं आया था? क्या मेटल प्लेट पे हर जगह सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आया था? यहाँ पे हर जगह सिग्मा नहीं आएगा, कहीं सिग्मा होगा, कहीं सिग्मा 1 होगा, कहीं सिग्मा 2 होगा, क्योंकि यहाँ पे चार्ज डेंसिटी वेरी करती है। क्यों वेरी करती है अभी नहीं पता, लेकिन जहां का सिग्मा पता होगा वहां का हम फील्ड निकाल लेंगे। अब कंडक्टर प्लेट में कहने की जरूरत नहीं थी कि कहां का निकालिए। क्यों जरूरत नहीं थी अभी हम अगले लाइन में, अगले हेडिंग में उसको समझ जाएंगे। क्लियर है? तो यहाँ का सिग्मा अगर दिया हुआ है सिग्मा 1 तो यहाँ पे सिग्मा 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ दिया है सिग्मा 2 तो यहाँ पे सिग्मा 2 बाई एप्सिलॉन नॉट। देखो इस पे थोड़ा और अगर हम बढ़ाते हैं ना, हालांकि वो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, वो अपने लिए नहीं आता, जेई वगैरह में आता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर जैसा टर्म अगर कोई ऐसी किताब, जनरल किताब पढ़ोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। इसी को फिर हम आगे देखेंगे कि जीरो क्यों हुआ, फिर ये एक एलिमेंट लिया, बाकी लेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करके इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर वगैरह आता है। हम उस पर नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो नीट में अपने काम नहीं आता। ठीक है, तो हमने क्या देखा? अंदर में फील्ड कितना? सरफेस के जस्ट बाहर कितना?
ये फॉर्मूला ही तुम्हारे काम आएगा, बाकी कुछ काम नहीं आने वाला, ठीक है। बस हमने गॉस लॉ को थोड़ा रिवाइज कर लिया है ना, नोट कर लीजिए। बाकी डायरेक्शन आपको पता है कि परपेंडिकुलर सरफेस के होगा, पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ, नेगेटिव है तो नोट करिए। क्लियर है? मैं सिग्मा वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर रहा हूं कि क्यों वेरी करता है, वेरी करता है तो किस रेशियो में रहता है अलग अलग जगह, ये मैं अभी अगले लाइन में क्लियर, अगले हेडिंग में क्लियर करूंगा। इस लेक्चर के बाद अगले लेक्चर में आने के पहले आप पूरा कूलम्स लॉ पढ़ के आएंगे, ठीक है। कूलम्स लॉ देख के आएंगे एक बार, कूलम्स लॉ एंड फील्ड, क्योंकि अगले लेक्चर में ग्रेविटेशन शुरू हो जाएगा तो फिर हम उस डेप्थ में बस क्वेश्चन वही पैटर्न पे क्वेश्चन चलेंगे, सेम लैंग्वेज, उससे कम यहाँ क्वेश्चन मिलेंगे ग्रेविटेशन में। क्यों? अगर आज हो गया तो ठीक है, नहीं तो अगले लेक्चर में आधे पौने घंटे में हो जाएगा। आज वैसे नहीं होगा, ठीक है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, टाइम तुम्हारे पास काफ़ी है। हो गया? चलो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि जो सिग्मा वाला कॉन्सेप्ट है ये अलग अलग क्यों आएगा और कहां पे बराबर आएगा। तो नेक्स्ट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस एंड चार्ज डेंसिटी। सरफेस की हम बात कर रहे हैं ना, कंडक्टर की बात कर रहे हैं। बेटा कंडक्टर में कौन सी चार्ज डेंसिटी होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी या वॉल्यूम? क्योंकि कंडक्टर के अंदर तो चार्ज जा ही नहीं सकता, तो जो भी होगा उसके सरफेस, सतह पे बटेगा, इसलिए सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे। मैं एक ऐसा पैटर्न लेके चल रहा हूं जिसपे 4 सवाल बनते हैं और जनरली बनते हैं, ठीक है, और वो वही क्वेश्चन के फॉर्म में मैं ले रहा हूं, वही मतलब थ्योरी के फॉर्म में। आपको कहा गया यहाँ पे एक कंडक्टर है, मान लीजिए ये हमारा ए है, इसका अपना कुछ रेडियस हो सकता है, मैं R1 R2 लेके चल रहा हूं, आपको रिलेशन दिया जाएगा कि एक R एक 2R एक ऐसा कुछ दिया जाएगा, ठीक है। और इस पे चार्ज भी कुछ दिया हुआ है, इस पे चार्ज लेटर से आपका Q1 दिया है, मैं 1 2 लेके चल रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे एक दूसरा कंडक्टर जो छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, मुझे नहीं पता, इसका रेडियस हो सकता है कि R2 हो जाए, इस पे जो चार्ज दिया जाए वो Q2 हो जाए, माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, लेटर से दिस इज B और ये है स्विच, ठीक है। ऐसे आपको 4 क्वेश्चन इस पे देखने को मिलते हैं। पहला सवाल बनता है कि चार्ज कहां से कहां जाएगा, दूसरा सवाल बनता है कि कितना जाएगा, अगर चार्ज जाएगा तो कितना जाएगा, और अगर आपको इनिशियल पता है, आपको ये भी पता चल गया कि कहां चला गया और कितना चला गया, तो क्या आपको फाइनल चार्ज भी मिल जाएगा? यस। तो तीसरा सवाल फाइनल चार्ज पूछा जाता है, और चौथा सवाल कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल का मतलब क्या हो गया, क्या अगर इस दोनों कंडक्टर्स को आप जोड़ेंगे तो चार्ज बहना शुरू होगा, क्योंकि वो चार्ज की प्रॉपर्टी है। और चार्ज कहां से कहां फ्लो करता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। कहां से कहां फ्लो, अभी मैं कह नहीं सकता कि कौन ज्यादा कौन कम, क्योंकि मुझे पता थोड़ी है कि Q1 कितना है Q2 कितना है, लेकिन तुम्हें वैल्यू दिया जाएगा तो तुम निकाल सकते हो ना। तो चार्ज हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करेगा, हमने पहले भी लिखा हुआ है। कितना फ्लो करेगा, उतना फ्लो करेगा जब तक पोटेंशियल चार्ज इक्वल नहीं, पोटेंशियल इक्वल। अच्छा, क्या मैंने इसके ऊपर बेस्ड कहीं क्वेश्चन कराया है, याद करिए। 2 आइडेंटिकल स्फीयर्स, दोनों के चार्ज अलग अलग थे, दोनों को जोड़ा और नया फोर्स पूछा था। तो हमने कहा था कि अगर 2 बराबर स्फीयर्स या 2 आइडेंटिकल स्फीयर्स को आप जोड़ देते थे तो फाइनल चार्ज दोनों पे बराबर हो जाता था।
जो टोटल का आधा हो जाता था, याद है। और उस टाइम मैंने कहा था कि सर अगर बराबर रेडियस के या आइडेंटिकल ना हुए तो अब देखेंगे। तो मैंने वो कहा भी था वहां पे कि इस गलतफहमी में मत पड़ना कि चार्जेस हमेशा बराबर बराबर बढ़ जाते हैं, याद आया। फिर एक और क्वेश्चन था, ए और बी रखे थे, एक नया आया, पहले इसके साथ टच हुआ फिर इसके साथ टच हुआ, याद आया। तो वो एक स्पेसिफिक था, ये उसका जनरल रूल पढ़ रहे हैं हम, क्लियर है। वहां मैंने लिखवा दिया था कि रट लेना कि बराबर हो जाता है और इतना हो जाता है ना। तो कॉन्सेप्ट उसका यहाँ है। क्या होगा बेटा, चार्ज फ्लो करेगा कहां से कहां। पहले अगर मैं ए का पोटेंशियल पूछूं तो क्या हो जाएगा, ए स्फीयर है ना, ये सब स्फीयरिकल की बात कर रहे हैं। ए का पोटेंशियल पहले क्या है, अगर मैं पूछूं कि पोटेंशियल ऑफ ए बोलिए तो ये कितना हो जाएगा बेटा, के Q1/R1, हाँ या ना। और अगर मैं बी का पूछूं तो पोटेंशियल ऑफ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के Q2 बाई, क्या इनसाइड या सरफेस हर जगह सेम होता है, याद करिए। ग्राफ आपको याद है, पोटेंशियल स्फेरिकल शेल हो या कंडक्टिंग स्फीयर सेम होता है, नॉन कंडक्टिंग का अलग हो जाता है, याद है। ऐसा ग्राफ सेंटर पे 1.5 गुना बन जाता था, पैराबोला और हाइपरबोला, याद आया। तो हम तो ये कंडक्टर पढ़ रहे हैं, ये तो हॉलो जैसा बिहेव करेगा क्योंकि सारे चार्जेस भाग के सरफेस पे जाएंगे, क्लियर है। ये हमें डेटा दिया जाएगा तो ये आप निकाल सकते हैं, क्या निकालते ही पता चल जाएगा कौन बड़ा कौन छोटा। तो चार्ज कहां से कहां बहेगा, कितना बहेगा, जब तक पोटेंशियल दोनों का बराबर। तो आपने कहा कि सर मैंने इसको जोड़ लिया, ठीक है। जब जोड़ लोगे तो चार्ज बहेगा, तो आप लिखेंगे यहां पे क्या, चार्ज विल फ्लो, चार्ज फ्लोज फ्रॉम, नोट कर लो, नोट करते जाओ, हायर टू लोअर पोटेंशियल। फाइनली पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। पोटेंशियल क्या हो जाएगा बेटा, इक्वल। चार्ज इक्वल हो सकता है किसी किसी केस में, अगर वो आइडेंटिकल रहे तो, जैसा पीछे लिखा था, बट हर जगह नहीं। बट पोटेंशियल हर जगह क्या होगा, क्योंकि यही तो रीजन है। और इसी पोटेंशियल को क्या कहते हैं, कॉमन पोटेंशियल। क्योंकि जब सेम हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो इसको हम एक नया नाम दे देते हैं। तो कई बार आपको कॉमन पोटेंशियल टर्म यूज किया जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि उसका मतलब क्या है, ठीक है। चार्ज भाग भोग के क्या कर लिए, पोटेंशियल को सेम कर लिए, उसी पोटेंशियल को क्या कह दिया गया। अब मान लीजिए कॉमन पोटेंशियल होने के लिए क्या चार्जेस भी तो बदले होंगे। लेट अस से इनिशियल चार्ज इसके ऊपर Q1 था, तो फाइनल चार्ज इसके ऊपर Q1 डैश हो गया। व्हाइट से जो लिखा हुआ वो पहले की कंडीशन है, येलो से जो लिख रहे हैं वो बाद की कंडीशन है, और इसके ऊपर चार्ज क्या हो गया। तो लेट अस से फाइनल चार्जेस, क्योंकि फाइनल पोटेंशियल बराबर होता है चार्ज के लिए हम क्लियरली कुछ नहीं कह सकते, वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो फाइनल चार्जेस क्या हो गए, चार्जेस आर Q1 डैश एंड Q2 डैश। इसका मतलब क्लियर है कि अगर ये बराबर है, इसका मतलब क्या बेटा, के Q1 डैश अपॉन R1, क्योंकि ये फाइनल पोटेंशियल हो गया ना। क्या ये फाइनल पोटेंशियल है, के इंटू फाइनल चार्ज अपॉन फाइनल रेडियस। रेडियस तो खैर चेंज नहीं होगा। और क्या ये हमारा दूसरे वाले का फाइनल पोटेंशियल है, और क्या यही आपका कॉमन पोटेंशियल है, और दोनों बराबर है, कह सकते हो। तो ये जब हुआ तो चार्जेस कैसे हो गए, क्या के और के एक दूसरे को निपटा चुके हैं। यहां पे क्या बेटा, Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इज इक्वल टू क्या, R1 अपॉन R2। यानी फाइनल चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में, स्टैटिक कंडीशन में जब चार्ज बहना बंद हो जाए, उसी को तो स्टैटिक कहते हैं। चार्ज बह रहा है तब तक तो वो स्टैटिक नहीं है। चार्ज किसके प्रोपोर्शनल होता है, रेडियस के। किसके प्रोपोर्शनल होता है, यानी अगर रेडियस दोनों के बराबर हो गए देन चार्जेस भी फाइनली दोनों के, और अगर कंजर्व्ड है तो फाइनल विल भी क्या, टोटल का आधा आधा नहीं हो जाएगा। क्या यही केस मैंने वहां डायरेक्ट नहीं लिखवा लिया था।
लेकिन अगर बराबर बराबर नहीं है तो किस पे चार्ज ज़्यादा होगा? जिसका रेडियस बड़ा होगा या छोटा होगा? जिसका रेडियस बड़ा होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी को क्या हम कैपेसिटेंस नहीं कह सकते? क्या इस स्फेयर का कैपेसिटेंस 4πε0r नहीं होता? सुना है? r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देखो, हाँ या ना? समझ रहे हो बात को? लेकिन अभी सवाल उठा कि सर आपने तो पीछे जो छोटा रेडियस था उसमें डेंसिटी ज़्यादा दिया था, वहाँ पे तो डेंसिटी ज़्यादा दिया था ना, चार्ज थोड़ी ज़्यादा दिया था। अरे एक घर है, छोटा सा घर है, एक कमरा है और उसमें उस घर में 6 लोग रहते हैं, और एक दूसरा हमारा बड़ा हवेली है और उसमें 50 लोग रहते हैं। हो सकता है उस हवेली में 50 कमरे हों, तो एक में नंबर ऑफ पर्सन्स कम है लेकिन डेंसिटी तो ज़्यादा है, तो दोनों एक दूसरे से रिलेट थोड़ी किए जा सकते। तो पीछे वाले में जो हमने दिखाया था उसमें डेंसिटी ज़्यादा थी, चार्ज की बात मैंने नहीं करी थी। बात समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो ये तो चार्ज के बारे में बात हुई, अब डेंसिटी के बारे में कैसे कहेंगे? क्या ये समझ में आया? तो आप समझिए कि जहां पे बड़ा रेडियस होगा फाइनली उसके ऊपर चार्ज क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? बोलो बेटा, क्लियर है? अब एक नया टर्म चार्ज डेंसिटी जो मैंने लिखा है, ये नोट कर लीजिए। ये समझ में, ये मैंने लिखा था उधर, क्योंकि मैंने कहा था कि बेसिक तो बाद में पढ़ेंगे, एक स्पेसिफिक केस हम लिख ले रहे हैं जो सवाल में पूछे जाते हैं। ठीक है? समझ में आया बेटा? ऑनलाइन बोलिए। तो पहला आपको ये मिल जाएगा चार्ज कहां से कहां बहा, दूसरा ये मिल जाएगा किस रेशियो में फाइनल चार्ज हुआ। ये डायरेक्ट पूछा गया सवाल है, ये डायरेक्टली पूछे गए है ना, इस तरीके के क्वेश्चन। इस बार आया था ऐसा क्वेश्चन फील्ड का या कुछ और पूछा था, डेंसिटी पूछा था, चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी रेडियस के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, चलो मैं डायरेक्ट वो लिखवा रहा हूं अभी। ठीक है, डायरेक्ट। तो ये क्लियर हुआ? अब आ जाते हैं, यही तो कहा था कि दो स्फीयर से रेडियस दोनों का r1 r2 है, चार्ज डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू, ऐसा कुछ था। चलिए यहां देखते हैं, चार्ज डेंसिटी के ऊपर आ जाते हैं बेटा। पहले पे फाइनल चार्ज क्या हो गया? q1 डैश। क्या हो गया? दूसरे पे क्या हो गया? रेडियस पहले का r1 और दूसरे का r2। चार्ज डेंसिटी निकालते हैं। चलिए चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी। अब ये चार्ज डेंसिटी क्या होगा बेटा? सिग्मा, क्योंकि सरफेस पे बंटेगा, तो मैं रेशियो निकाल दे रहा हूं डायरेक्ट। ठीक है, सिग्मा 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2। सिग्मा 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्या फाइनल चार्ज, ये चार्ज डेंसिटी मैं फाइनल निकाल रहा हूं स्टैटिक कंडीशन में। ठीक है, तो क्या बेटा इसके ऊपर हम q1 डैश अपॉन 4 पाई r1 स्क्वायर लिख सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, चार्ज अपॉन एरिया। दूसरे वाले पे क्या हो गया? फोन बंद करो। क्या यहां पे क्या हो जाएगा? q2 डैश अपॉन, अब हम ऑनलाइन क्लास में नहीं है, यहां पे क्या हो जाएगा? 4 पाई। अब क्या होगा बेटा? ये 4 पाई तो निपट गए। जब 4 पाई निपट गए तो यहां से क्या होगा? ये हो जाएगा आपके पास q1 डैश अपॉन q2 डैश। ये है फाइनल चार्ज, जो तुम्हें पता नहीं है। तुम्हें तो रेडियस सिर्फ पता है, या तो तुम निकालो फाइनल चार्ज, वो हमें नहीं पता, हम डायरेक्ट रेडियस को रिलेट करते हैं। ठीक है, इनटू क्या बेटा? ये हो जाएगा हमारा r2 अपॉन r1 का स्क्वायर। क्या हमने रेडियस और चार्ज, फाइनल चार्ज में रिलेशन ऑलरेडी निकाल रखा है? तो मैं सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 इज इक्वल टू q1 डैश अपॉन q2 डैश को क्या मैं r1 अपॉन r2 लिख सकता हूं, और ये r2 अपॉन r1 का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि पीछे हमने पढ़ा कि q1 डैश अपॉन q2 डैश इज इक्वल टू फाइनल चार्ज हमारा रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हम चार्ज डेंसिटी निकाल रहे हैं। क्या ये एक इसको खाएगा? क्या बचा यहां पे? सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 इज इक्वल टू r2 अपॉन r1। इसका मतलब सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, क्या यही जो सवाल इस बार पूछा था उसका रिजल्ट था? डायरेक्ट सॉल्व तुम्हें करना ही नहीं था। समझ गए? अब तुम ये देख लो पहले,
ये जो मैंने आपको दिखाया। अगर आप रेडियस देखना चाहते हैं तो यहाँ पे रेडियस देखोगे तो यहाँ पे रेडियस क्या होगा। अगर आप रेडियस का मतलब तो गोला बनाओ पहले, तो हमने इसको देखा कि ये इस बड़े से गोले का कुछ हिस्सा होगा, हाँ या ना। यहाँ पे आप देखोगे तो इसका कर्व ज़्यादा है, मतलब इस पे अगर आप सर्कल बनाएंगे तो ये छोटा सर्कल बनेगा। रेडियस कहाँ का ज़्यादा है, ये पॉइंट या जो जहाँ निकालना था, यहाँ रेडियस छोटा है तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। रेडियस छोटा तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, इसलिए ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता। अब एक बात बताओ, जो तुम स्फीयर या शेल पढ़ते हो, क्या उसका रेडियस हर जगह सेम होता है? स्फीयर का डेफिनेशन ये है कि ऐसी ज्योमेट्री जिसका एक फिक्स डिस्टेंस से हर जगह सेम डिस्टेंस हो, यानी हर जगह रेडियस क्या होता है, तो क्या चार्ज डेंसिटी भी हर जगह सेम होगा? होगा नहीं होगा? तो वहाँ पे हम कहते ही नहीं थे, वहाँ पे कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। वहाँ पे हमें पता होता था कि ये यूनिफॉर्मली बटेगा ही बटेगा, समझ गए? क्योंकि हर जगह सिग्मा क्या था, सेम था, और उसी को तो यूनिफॉर्म कहते हैं। सिग्मा बदल गया तो नॉन यूनिफॉर्म, और अगर रैंडम शेप होगा तो नॉन यूनिफॉर्म होगा। क्या मेरी बात क्लियर है? क्यों होगा? ये रीजन है। डेरिवेशन आपके काम नहीं आएंगे, रिजल्ट आपके काम आएंगे। ये असल में क्वेश्चंस हैं जिनको मैंने पॉइंट के फॉर्म में लिखा है, ठीक है? समझ गए? यही सवाल पूछा था उन्होंने। हाँ, सिग्मा स्फीयर का नॉन कंडक्टिंग है तो नहीं, नॉन कंडक्टिंग की प्रॉपर्टी नहीं वो खुद से भाग जाए। कंडक्टिंग की मैं बात बता रहा हूं। नॉन कंडक्टिंग में तो जहां रख दिया वहीं रह जाएगा, भाग ही नहीं सकता, उसको तो ले जाके बांटना पड़ता है कि यूनिफॉर्म हो जाओ। कंडक्टर में रखोगे तो भाग के यूनिफॉर्म होगा ही होगा, ठीक है? अगर वो रेडियस बराबर है तो, रेडियस बराबर नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म रहेगा, कहीं ज़्यादा कहीं कम। जहाँ रेडियस कम वहाँ चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है ना, नोट कर लीजिए। समझ में आया बेटा? इसके ऊपर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली बहुत सारे मिलेंगे। हम कुछ सवाल इस पे करेंगे अभी। हो गया? सर हाँ, सर जो छोटा वाला स्फीयर सब वो रहेगा, स्फीयर बनाए आप जो, सर उसमें सर चार्ज डेंसिटी फिर ज्यादा होगी सर? उसमें चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी जी बट चार्ज कम होगा, ठीक है? जी सर। बट एरिया इतना कम है कि उसकी डेंसिटी बढ़ गई, जी सर। ठीक है? जी सर। आगे बढ़े। ये रहा वो सवाल, सेम डायग्राम है जो पीछे था, सेम ही तो है। अरे बड़ा वाला गोला उधर था, इसमें बड़ा वाला गोला इधर है। वो कोई सवाल में बदलाव थोड़ी माना जाता है, नहीं। यहाँ पे कह रहा है दोनों पे रेडियस बराबर, दोनों का चार्ज बराबर है, रेडियस अलग अलग है। 4 सवाल जो मैंने कहा था वो 4 सवाल ये पूछे जाते हैं। बोला डायरेक्शन ऑफ चार्ज फ्लो, यानी कहाँ से फ्लो करेगा। दूसरा अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो, कितना फ्लो करेगा, अगर करेगा तो, नहीं करेगा तो 0। तीसरा फाइनल चार्ज, इनिशियल पता है बह गया कितना वो पता है, तो बच गया कितना वो भी पता चल जाएगा, वही तो फाइनल है। और चौथा फाइनल पोटेंशियल, ठीक है? जब फाइनल चार्ज पता चल जाएगा फाइनल पोटेंशियल भी पता चल जाएगा। ट्राई करिए। ये 4 सवाल इस पे बनते हैं, और इस पे जो सवाल बनता है वो स्फीयर को छोड़ के और कोई पूछा भी ऐसा नहीं कि रैंडम पत्थर जैसा शेप देके कहा जाएगा कितना चार्ज बहा, फिर निकाल नहीं सकते, ठीक है? क्योंकि आपको पता थोड़ी चलेगा कि यार इसका पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या लिखें, तो कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा उसमें। ट्राई करिए। एसी चला दो भाई, एसी चला दो बेटा।
मॉड्यूल में ऐसे क्वेश्चन आपको कैपेसिटर में मिलेंगे। ये कुछ नहीं है। कहीं से मैंने कॉपी किया होगा, मतलब इसी में आगे पीछे से, तो वहाँ सेंटर दिखाना था, यहाँ पे नहीं ज़रूरत है। मतलब एक जगह मैंने ड्रॉ किया, फिर उसी सवाल को, सी कुछ नहीं है। ए से बी होगा, ठीक है। वो मेन मेरा सवाल वो नहीं है, मेन मेरा सवाल है कि कितना बहेगा। ए से बी तो निकल जाएगा ना, वो तो पोटेंशियल के ऊपर बेस्ड है। बट ये सवाल भी पूछा जाता है, मेन और उससे कोई मतलब नहीं है, ये सवाल पूछा गया है कई बार अलग अलग जगह, कहाँ से फ्लो करेगा, ठीक है। ए टू बी, ये क्लियर है, ए टू बी होगा, सही है। अब कितना बहेगा, देखो आपके पास दो तरीका है। कुछ लोग एक तरीके से जाएंगे तो ये मिलेगा, बाद में ये मिलेगा। दूसरे तरीके से जाएंगे तो किसी को हो सकता है ये पहले मिले ये बाद में मिले, आपकी मर्जी, आप चाहे जैसे जाएं, ठीक है। ट्राई कर लो, फिर मैं बताऊंगा। सर Q/2 फ्लो करेगा, Q/2 करेगा, Q/3 करेगा। एक बार देखो फिर से, मुझे नहीं लगता Q/2 करेगा। देखो ऐसे क्वेश्चन को तुम क्रॉस चेक करके उधर कर सकते हैं एमसीक्यू में, है ना। क्रॉस चेक करके करने का मतलब क्या हुआ, आपको चार्ज दिया है, अगर एक ऑप्शन Q है, एक ऑप्शन Q/2 है, एक ऑप्शन Q/3 है, तो पहले फाइनल चार्ज लिख के देखो किस में पोटेंशियल बराबर आ रहा है, तो वहां से तो क्रॉस चेक आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप कॉन्सेप्चुअली चले, मिलेगा आपको। चलो पहला पार्ट मैं समझाऊं अगर, तो पहले पार्ट में क्या आएगा बेटा, पहले पार्ट में अगर ए का पोटेंशियल देखा जाए तो क्या है, इनिशियल पोटेंशियल ऑफ ए क्या है, फॉर्मूला हो जाता है हमारा K × Q डिवाइडेड बाई रेडियस, सही है। और बी का पोटेंशियल क्या है, बी का पोटेंशियल है उसके लिए भी K × Q डिवाइडेड बाई उसका रेडियस। और देखने से तुम्हें पता ही चल ही रहा है कि बी का पोटेंशियल कम है क्योंकि डिनोमिनेटर ज़्यादा है। तो यहाँ से हमें मिल रहा है कि पोटेंशियल ऑफ बी इज लेस देन पोटेंशियल ऑफ ए, यानी ए का पोटेंशियल ज़्यादा है, सो चार्ज विल फ्लो फ्रॉम ए टू बी। चार्ज कहाँ से फ्लो करेगा, चार्ज फ्लो करेगा ए टू बी। सवाल यह है कि कितना फ्लो करेगा। अगर मैं बी पार्ट पहले निकालूं, देखो आपके पास दो तरीका है, या तो आप मान लीजिए कि इस पे फाइनल चार्ज Q1 डैश हो गया या Q1 हो गया और इस पे फाइनल चार्ज Q2 हो गया, मान लो। तो Q1/Q2 इज इक्वल टू R/2R, यानी Q1/Q2 इज इक्वल टू 1/2 या Q2 इज इक्वल टू 2Q1। एक ये मिला। और पता है ना कि चार्ज कंजर्व रहेगा, ये तो पता है कि चार्ज हमारा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। यानी कि पहले इनिशियली चार्ज कितना है, 2Q। अरे इनिशियल चार्ज कितना है, दोनों पे Q है तो टोटल चार्ज इज 2Q। बाद में क्या हो गया, Q1 + Q2, चार्ज तो बराबर होने, तो Q1 + Q2 इज इक्वल टू 2Q। तो एक रिलेशन ये मिला, Q2 इज इक्वल टू 2Q1, एक रिलेशन ये मिला, डायरेक्ट मिल जाएगा। वो मैं आगे बता दे रहा हूं। दूसरा तरीका ये है कि आप मान लीजिए कि इसको बंद करने से जो चार्ज फ्लो किया वो Q डैश किया, मान लो कितना फ्लो किया, तो इसके ऊपर बचा कितना, इसके ऊपर बच गया Q1
और यहां से फ्लो किया, ये तो हमें पता है, तो Q माइनस Q डैश, ये तो मालूम है। और इसके ऊपर क्या हो जाएगा, हमने कहा Q2, तो Q2 इज इक्वल टू यहां पे आया तो Q2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q2 इज इक्वल टू Q प्लस Q डैश, हाँ या ना। तो यहाँ पे Q2 इज इक्वल टू Q जो पहले से था और यहाँ आया, क्यों हम ऐड कर रहे हैं, क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो पता चल चुका है, क्योंकि चार्ज इधर से इधर जा रहा है। सो अगर हम फाइनल की बात करें, चार्ज फ्लो करने के बाद हमें पता है कि जो फाइनल पोटेंशियल है, कॉमन पोटेंशियल या फाइनल पोटेंशियल, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा K इंटू इसके ऊपर फाइनल चार्ज Q माइनस Q डैश डिवाइडेड बाई इसका रेडियस, क्योंकि जब तक ये बराबर ना हो जाए तब तक चार्ज फ्लो करेगा। तो फाइनल चार्ज पे पोटेंशियल जो होगा वो हो जाएगा K इंटू Q प्लस Q डैश अपॉन इसका रेडियस 2R। तो यहाँ से R और K निपट गए, क्या बचा बेटा, Q माइनस Q डैश इज इक्वल टू, या 2 को उधर लेके जाओ तो 2Q माइनस 2Q डैश इज इक्वल टू Q प्लस Q डैश। सही है, सही है। Q डैश को इधर लेके जाओ, 3Q डैश इज इक्वल टू Q, 3Q डैश इज इक्वल टू, यानी Q डैश इज इक्वल टू Q बाई 3। और ये क्या था, Q डैश क्या वही चार्ज है जो हमने माना है कि बह गया। तो कितना था, कितना बह गया, कितना बचा, कितना बचा A पे, Q माइनस, हाँ Q माइनस Q बाई 3 मतलब 2Q बाई 3। B पे कितना हो गया, 4Q बाई 3, Q प्लस Q बाई, समझ गए। फाइनल पोटेंशियल कितना हो गया, फाइनल चार्ज मिल गया तो फाइनल पोटेंशियल मिल जाएगा। यही तो है फाइनल पोटेंशियल, KQ1 बाई R या KQ2 बाई R2 मतलब 2R। सही है, क्या ये समझ में आया, नहीं आया, बोलो बेटा, आ गया। तो फाइनल पोटेंशियल निकाल लो और फाइनल चार्ज निकाल लो। फाइनल चार्ज मैंने डायग्राम में दिखा दिया है, Q1 और Q2, क्लियर है। हाँ तो किसी एक का निकाल लो, किसी एक का निकालो, मैंने यहाँ वही तो लिखा है। आप Q1 लिखेंगे, आप Q2 लिखेंगे, दोनों बराबर है, उसी को तो किया मैंने। हाँ क्या बताना है, ठीक है, वही बराबर किया ना, फाइनल चार्ज मानते हुए फाइनल पोटेंशियल लिखा। तुम इसमें वैल्यू पुट कर दो, मिल जाएगा फाइनल, मैंने लिख दिया ऑलरेडी। वो तरीके पे मैं आ रहा हूँ, उस तरीके पे मैं आ रहा हूँ। पहले हो सकता है आप माने Q1 और एक माना Q2, और फिर आपको ये पता चल जाएगा कि Q1 कितना, Q2 कितना, फिर कितना बहा, फिर पहले C निकलेगा फिर B निकलेगा। देख लेते हैं उस तरीके से भी। क्या ये समझ में आया? यस सर। चलो इसके C पार्ट पे आ जाओ। C पार्ट पे हमने फाइनल Q1 दिया है, तो दैट विल बी Q माइनस Q बाई 3, क्योंकि ये तो मिल चुका, दिस विल बी 2Q बाई 3, ठीक है। और यहाँ पे Q2 दूसरे वाले पे क्या हो जाएगा बेटा, दूसरे वाले पे हो जाएगा Q प्लस Q बाई 3, क्योंकि ये निकाल चुके हैं, है ना। तो Q2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q प्लस Q बाई 3, दैट विल बी 4Q बाई 3। अब देखो, हो सकता है पहले मैं ये पार्ट निकालूं, इसका एक ऑल्टरनेट तरीका देख लीजिए। मैंने क्या कहा, मुझे तो ये पता है कि Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू R अपॉन, क्योंकि एट इक्विलिब्रियम एट स्टेडी स्टेट कंडीशन ये होता है, पढ़ा था ना पीछे, Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू R1 बाई R2। तो यहां से क्या हो जाएगा बेटा, यहां से हो जाएगा Q2 इज इक्वल टू 2Q1। सही है, क्योंकि रेडियस जिसका डबल है उसमें चार्ज डबल आएगा। और चार्ज कंजर्वेशन से क्या कहता है कि Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू, ये नया चार्ज ये पुराना चार्ज, दोनों क्या होंगे, बराबर है, बस बिखर गए, बट गए, है ना। पहले हमारे एक के पास 500 रुपए थे, एक के पास 400 थे, अब वो 900 में हमारे 900 ही कुछ बटे, नया कुछ नहीं आया, समझ गए। तो पहले Q प्लस Q थे, अभी Q1 प्लस Q2 हो गया, चार्ज कंजर्व रहेगा, क्योंकि बाकी दुनिया से वो कटे हुए, वो आपस में जो करना है कर रहे हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा बेटा, ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, आप Q2 की वैल्यू को रखिए, तो यहां से Q1 प्लस 2Q1 इज इक्वल टू 2Q, यानी Q1 इज इक्वल टू कितना, 2Q। तो पहले हमने फाइनल चार्ज निकाल लिया, नहीं, यहां पहले बहने वाला निकाला, उसके बाद फाइनल मिला। फिर इसको रख लो यहाँ पे, Q2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q2 इज इक्वल टू 2 टाइम 2Q1 यानी 4Q बाई 3, हाँ या ना। अच्छा, जब फाइनल मिल गया तो इनिशियल कितना था, फाइनल मिल गया तो घट कितना बहा वो नहीं निकाल लेंगे। तो ये केस, इस प्रोसेस से सवाल थोड़ा अलग हो जाता है, मतलब पहले आप फाइनल निकालेंगे,
फिर घटा के बहने वाला निकालेंगे। पिछले तरीके से पहले बहने वाला निकला, फिर घटा के और जोड़ के फाइनल निकला। अंतर समझ में आया? आपकी मर्जी, आप जिस मेथड से जाना चाहे जाए। लास्ट वाले में हमने पहले ही मान लिया कि Q1 डैश बह गया, तो कितना बच गया अननोन हमने मानते हुए बराबर कर लिया। क्लियर है? अब जब तुम्हें Q1 पता चल गया, पहले वाला पता था, तो घटा लो, आपको कितना बहा वो मिल जाएगा, Q/3 मिल जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आई? मेथड आप चाहे जो भी ले सकते हैं। आगे बढ़े। लास्ट पार्ट क्या कह रहा है बेटा? C के बाद D पार्ट, फाइनल पोटेंशियल या कॉमन पोटेंशियल। तो या तो आप K इंटू फाइनल चार्ज अपॉन रेडियस ले लें, दूसरे वाले का लेके चलोगे तो या तो आप K इंटू उसका फाइनल चार्ज लेकिन उसका रेडियस लिखोगे। समझ गए? तो आपकी मर्जी, आप कौन सा मेथड यूज करें। तो या तो आप ये यूज करें, ये यूज करोगे तो K इंटू Q डिवाइडेड बाई Q1 कितना है? तो या तो आप K अपॉन R इंटू 2Q/3 यूज करोगे, है ना, यानी KQ/3, या आप क्या यूज करोगे? K/2R इंटू 4Q/3 यूज करोगे। सही है? तो या समझ रहे बात को? K/R, तो यहां से क्या आया? 2/, तो या तो आप ये यूज करिए, या तो आप K इंटू 4Q/3 अपॉन 2R यूज करिए, आपको 1 2 खत्म होके यही तो देगा, पोटेंशियल बराबर आएगा। तो आप किसी को भी ले लीजिए, फाइनल चार्ज उसका पता है, रेडियस उसका पता है, आप निकाल लीजिए और फाइनली बराबर होना है। क्लियर है बेटा? समझ गए बात को? तो इस पे ये 4 सवाल बनते हैं, बड़े कॉमन सवाल। क्लियर? सबको समझ में आया? ऑनलाइन एक बार स्लाइड नीचे कर दीजिए। हाँ, देख लो। चारों में से कोई भी एक सवाल आपको पूछा जा सकता है। कौन सा? इसके बाद वाला। क्या फाइनल चार्ज एक पे Q1 है और एक पे Q2 है? क्या रेडियस जिस पे Q1 है उसका R है, जिसका Q2 है उसका 2R है? क्या हमने यहाँ पे पढ़ा कि हमारा फाइनल चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, यानी Q1/Q2 इज इक्वल टू R/2R? आया? यानी यहाँ पे आया Q2 इज इक्वल टू 2Q1। आया? इनिशियल चार्ज कितना था दोनों पे, Q और Q? फाइनल चार्ज एक पे Q1 और एक पे, तो इनिशियल चार्ज क्या 2Q था, फाइनल चार्ज क्या Q1 प्लस Q2 है। क्या आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज कंजर्व रहता है? चार्ज कंजर्वेशन, क्या ये दोनों आपस में लेन देन कर रहे हैं? चार्ज कंजर्व रहेगा, तो पहला वाला जो चार्ज था वही बाद में भी रहेगा। समझ गए? तो पहले वाला चार्ज इतना था, बाद वाला चार्ज इतना हुआ, दोनों बराबर रहेंगे, दोनों का सम। समझ गए? पीछे का हिस्सा नोट कर लिया बेटा सबने, या दिखाऊं फिर से? एक मिनट के लिए। यस। आगे बढ़े। ऑनलाइन यस सर। ये भी हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें 3 सवाल हैं। अरे कुछ नहीं, ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना है, इसमें कई ऑप्शन सेलेक्ट करना है, एक नहीं करना है। ऐसे देख के मत डरो। मतलब 3 सवाल है, एक चार्ज डेंसिटी के ऊपर, एक हमारा फील्ड के ऊपर, एक हमारा पोटेंशियल के ऊपर। हो सकता है आपको पूछा जाए चार्ज डेंसिटी का रिलेशन बताइए, हो सकता है किसी ने चार्ज डेंसिटी के जगह फील्ड का रिलेशन पूछा, किसी ने पोटेंशियल का पूछा। 3 सवाल है इसमें, मैंने सबको क्यों 3 जगह डायग्राम बनाए, 3 सवाल बनाए, एक ही में सब कर, है ना। सबसे पहली बात, पहले मुझे रेडियस के बारे में बताइए। क्या रेडियस ए के ऊपर आपने इसको कुछ चार्ज दे दिया, तो इसको और कितना दिया Q, तो ये चार्ज इस पे जाके फैल जाएगा, फैलेगा। यस सर। ए देख के हमें लग रहा है कि ये बड़े गोले का हिस्सा है, हाँ या ना। तो ए जब बड़े गोले का हिस्सा है, मतलब इसका रेडियस क्या होगा बेटा? बड़ा होगा। लेकिन बी क्या है? क्या बी हमारा छोटे गोले का हिस्सा दिख रहा है?
ये बी पॉइंट तो इतना छोटा यहीं घूम गया, तो ये घूम के ऐसे कुछ बना रहा होगा। यानी अगर मैं यहाँ पे रेडियस एट ए कहूँ और इसके रेडियस को मैं आर बी कहूँ, तो देख के डायग्राम क्लियर हो जाएगा कि आर ए इज ग्रेटर देन, ये तो फिगर ने दे दिया बिना कहे, है ना, ये डायग्राम ने दिया। अब इसके बाद की क्या कहानी होगी वो आप खुद से तय करिए। चार्ज डेंसिटी लेस देन सिग्मा बी, सिग्मा ए इज लेस देन सिग्मा बी। क्यों? क्योंकि हमने पीछे पढ़ा है सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो जिसका रेडियस छोटा है वहाँ चार्ज डेंसिटी यानी वहाँ चार्ज घनत्व ज्यादा होगा। सिग्मा ए इज यानी चार्ज जो बैठेगा यहाँ पे कुछ ऐसे बैठेगा, यहाँ पे और लाइन सीधी है तो और दूर जाएगा, बट यहाँ पे ये कहेगा कि हम ऐसे होंगे। सही है, यही है चार्ज डेंसिटी का मतलब। बोलो अब बताइए अगला। सर EA इज लेस देन EB होगा। EA इज लेस देन EB क्योंकि फील्ड का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा बाय आर। अरे कंडक्टर के सरफेस के पास पॉइंट चार्ज थोड़ी है। फील्ड इज इक्वल टू क्या हमने पढ़ा था? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सॉरी, दैट मींस फील्ड इज क्या? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। तो जहां चार्ज डेंसिटी ज्यादा वहां फील्ड भी, यानी क्या हो जाएगा? सिग्मा ए इज लेस देन सिग्मा बी। सही है, सही है। अब समझ के देखो, क्या मैंने पीछे जब डिराइव किया तो मैंने कहा कि सिग्मा उस जगह का लोगे जहां पे फील्ड निकालना है। क्यों? क्योंकि सिग्मा के साथ फील्ड वेरी कर जाएगा। नहीं, निकालना कहीं और का, सिग्मा कहीं और का, फील्ड तो कुछ और आ जाएगा। नहीं, निकालने के लिए कहा है आप बी पे निकालिए, सिग्मा हम ले रहे हैं कहीं और का, तो फिर सही आएगा क्या? समझ गए? अच्छा, अगर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता, ये स्फीयर होता या शेल होता, तो हर जगह रेडियस सेम होता, हर जगह सिग्मा सेम होता, हर जगह फील्ड सेम होता, है ना? इसलिए पीछे हमें जरूरत नहीं थी कि सर सरफेस पे कहाँ निकालिए। पीछे हम कहते थे कि फाइंड आउट फील्ड एट सरफेस। यहां हम नहीं कह सकते फाइंड आउट फील्ड एट सरफेस, हमें कहना पड़ेगा सरफेस पे कहां। बात समझ गए? क्योंकि सरफेस के हर हिस्से में अलग अलग फील्ड आएगा। क्लियर है बेटा? पोटेंशियल के बारे में क्यों ग्रेटर देन, क्यों लेस देन, क्यों? अरे कंडक्टर है, कंडक्टर है, कंडक्टर है। ये सब जाके चुपचाप बैठ गए हैं तब तुम निकाल रहे हो ना। चुपचाप बैठ गए हैं, बह नहीं रहे, मतलब पोटेंशियल तो सेम हो चुका होगा। सेम नहीं हुआ होता तो बह रहे होते नहीं, हाँ या ना? कंडक्टर हमेशा कैसा होता है? जब तक वो बराबर करेगा नहीं तब तक वो मानेगा नहीं, है ना? तो जब तक बराबर नहीं होगा वो बराबर करके ही मानेगा, तभी वो शांत बैठेगा। और आप निकालते तभी हैं जब वो स्टेडी स्टेट कंडीशन अचीव कर चुका। चैप्टर का नाम ही है इलेक्ट्रोस्टैटिक। चार्ज रुक गया यानी चार्ज ने अपना बहना बंद कर दिया, मतलब पोटेंशियल हर जगह। समझ गए? इसके ऊपर सवाल आया हुआ है। सवाल कुछ ऐसे था, ऐसे था, ऐसे यहाँ छोटा सा था और यहाँ पे एक और छोटा सा ऐसे निकल गया था, कुछ ऐसा कुछ। तो रेडियस के ऊपर, फील्ड के ऊपर कुछ सवाल था। सिग्मा आपको पता चल जाएगा, फील्ड आपको पता चल जाएगा, पोटेंशियल के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? समझ गए? क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट बेस्ड है, जो पीछे पढ़ा उन सब पॉइंट्स के ऊपर। अब 3 जगह हम पूछते, एक फील्ड पे पूछते, एक चार्ज डेंसिटी पे पूछते, एक पोटेंशियल पे पूछते, कोई मतलब नहीं है। क्लियर है? समझ गए? आगे बढ़े। सर एक बार पोटेंशियल वाला बता दीजिए सर। इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो स्टैटिक में हमारा चार्ज रुका हुआ होगा ना, बह तो रहा नहीं होगा। चार्ज नहीं बहने का रीजन क्या है, या चार्ज बहने का रीजन क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। जब तक वो डिफरेंस रहेगा चार्ज बहेगा। जी जी तो समझ। ठीक है? वैसे भी प्रॉपर्टी हमने लिख लिया है कि सरफेस हमेशा इक्विपोटेंशियल होता है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट। अब हम बात करेंगे कैविटी इनसाइड कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर कैविटी है, खोखला जगह है। आपने कहीं डेफिनेशन पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, सुना है? शील्डिंग
आपको कहा जाता है, सुझाव दिया जाता है कि अगर बिजली गरज तड़प रही हो, भारी भयंकर बारिश हो रही है, तो आप कार के अंदर हैं या किसी इसके अंदर है तो अंदर ही रहें। क्यों रहें भाई? बाहर निकलने से क्या खतरा हो जाएगा, है ना। 12th में एक बड़ा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होता है शील्डिंग, एक कवच का काम करेगा। ये कैविटी जो है ना, या कंडक्टर जो, वो एक कवच का काम करेगा। कई बार हम बहुत सारे सेंसिटिव डिवाइसेस को मेटल शीट के अंदर रखते हैं ताकि उस पर फील्ड का या इलेक्ट्रिक इफेक्ट कुछ अंदर में ना हो। मतलब क्या है, मैं आपको समझा दे रहा हूं। अब इसमें दो केसेस हैं, या तो कैविटी के अंदर कोई चार्ज ना हो, अलग से कोई चार्ज ना रखा हो। दूसरा केस होता है कि कैविटी के अंदर कुछ चार्ज ऑलरेडी हमने रख दिया हो। तो केस नंबर 1, नो चार्ज इनसाइड कैविटी। केस नंबर 2, देयर विल बी सम चार्ज इनसाइड कैविटी। तो केस नंबर 1 देखते हैं। अब देखो, कंडक्टर का शेप हमारा कुछ भी हो सकता है। हमने रैंडम सा शेप ले लिया, ये चला, ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, और इसके अंदर यहां पे कैविटी है। कैविटी भी रैंडम हो सकता है ना। रैंडम में अच्छी बात कह लो या बुरी बात कह लो, कैलकुलेशन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। थ्योरेटिकल सवाल मिलेंगे। अगर वो कैविटी रैंडम ना होके स्फेरिकल हो गया तो बुरी बात कह लो, थ्योरेटिकल सवाल के साथ साथ कैलकुलेशन भी मिलेगा, ठीक है। क्योंकि रैंडम पत्थर के जैसा शेप या इस तरीके के शेप का पोटेंशियल क्या होता है, फील्ड क्या होता है, आप निकाल नहीं पाएंगे। बात समझ रहे हो? ये आपका कंडक्टर हो गया जो सॉलिड जैसा दिखाया, और ये आपकी कैविटी हो गई, यानी कुछ खोखला जगह है, ठीक है। ये आपकी कैविटी है, यही बनेगा। ये क्या है, इसको हम कह सकते हैं कैविटी। कैविटी मतलब समझ गए ना। अब इस कंडक्टर को आपने एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया, या आप ये कह सकते हो कि इसको कुछ चार्ज दे दिया, ठीक है, कुछ चार्ज दे दिया। तो जो भी चार्ज दोगे वो कहां लाई करेगा, कैविटी के अंदर या कंडक्टर के अंदर या सरफेस पे। देखो रीजन समझिए, क्या इसके हर जगह कंडक्टर में तुम्हें पता है कि सर कंडक्टर के अंदर ना तो चार्ज डेंसिटी होगा ना तो फील्ड होगा, लेकिन पोटेंशियल कुछ कांस्टेंट होगा, ये तो मालूम है, ये मालूम है। अगर कंडक्टर के अंदर कोई फील्ड नहीं है और गलती से आपको फील्ड निकालने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे, जहां पे कहा जाएगा वहां पे आप एक गॉसियन सरफेस लेंगे। अगर मैं ये कह दिया कि इस पॉइंट P पे बेटा क्या करो, फील्ड निकालो, तो आपने उस पॉइंट को लेते हुए क्या कर लिया, एक गॉसियन सरफेस बना लिया, ठीक है। जब आप ये गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो क्या पॉइंट P पे फील्ड 0 है, पता है वो निकालना नहीं है, वो मालूम है कि पॉइंट P पे फील्ड क्या है। क्यों 0 है? क्योंकि वो कंडक्टर के अंदर का हिस्सा है, और कंडक्टर के अंदर कभी कोई फील्ड होता ही नहीं है, ये तो हम पढ़ चुके हैं। तो पॉइंट P पे अगर फील्ड 0 है, मतलब जो P पॉइंट से गॉसियन सरफेस आपने ड्रॉ किया, उसके लिए आप क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA अगर आप करेंगे तो दिस विल बी Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, गॉसियन सरफेस के अंदर वाला चार्ज। फील्ड 0 मतलब ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। ये 0 होने के लिए Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट 0, इसका मतलब Q इनसाइड क्या होना चाहिए, यानी कंडक्टर के अंदर से पास होने वाला जो भी गॉसियन सरफेस बनाओगे उसके अंदर नेट चार्ज क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इसका मतलब अंदर में जो गॉसियन सरफेस हमने दिखाया है उस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज नहीं हो सकता। इतना तो क्लियर है, बोलो। अब 0 करने के लिए दो पॉसिबिलिटी, या तो अंदर में कुछ हो ही ना, या अंदर में कुछ हो तो उसको खा के 0 करना है ना। क्या ये वो केस है जहां पे अंदर में कोई चार्ज था ही नहीं? तो जब अंदर में कोई चार्ज था ही नहीं तो हमें कुछ मेहनत करने की जरूरत ही नहीं, हो तो ऑलरेडी 0 था, तो हम क्यों मेहनत करें, हाँ या ना। तो इसने कहा कि भाई हम तो पहले से 0 हैं, तो ठीक है, तो सिग्मा इज इक्वल टू 0, फील्ड इज इक्वल टू 0, बट पोटेंशियल तो हमारा कांस्टेंट रहेगा ही रहेगा, हाँ या ना। इसका मतलब जो चार्ज दोगे वो कहां बैठेगा, कंडक्टर तो आप सरफेस पे, क्योंकि यहां जा नहीं सकता, यहां जा नहीं सकता, जो भी आपने चार्ज दिया वो कहां रह गया, यानी चार्ज कभी अंदर गया ही नहीं। और तुम इस कैविटी में बैठे हुए हो, कार के अंदर बैठे हुए हो,
जो बिजली गिरी वो कहाँ रह गई? सरफेस पे, आउटर सरफेस पे। अंदर वाला सरफेस सेफ है, टच करोगे तो भी आपको झटका, इसलिए सुझाव दिया जाता है कि आप अंदर ही रहें। क्या ये कंडक्टर एक कवच के जैसा, एक शील्ड के जैसा काम कर रहा है? इसको हम नाम दे देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। समझ गए? अब तुमको सवाल क्या पूछा जाएगा कि अगर कोई चार्ज दिया गया तो कैविटी के अंदर चार्ज बताओ, कंडक्टर के अंदर चार्ज बताओ, कैविटी के अंदर फील्ड बताओ। तो सब मैंने लिख दिया। पोटेंशियल कितना होगा वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, यहाँ पे हम कर नहीं सकते क्योंकि रैंडम शेप का पोटेंशियल हमें निकालने आता ही नहीं है। सर हमने क्यों चार्ज दिया तो फिर सरफेस पे पिछले वाले में पढ़ा कि सर अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अंदर कहीं नहीं पड़ा, कंडक्टर के अंदर कभी चार्ज होता ही नहीं है। अंदर कभी नहीं होता है, अंदर कभी नहीं होता है। पीछे भी हमने यही पढ़ा है कि जो भी चार्ज देंगे वो सरफेस पे रहेगा। ये प्रॉपर्टी है कंडक्टर की। चार्ज अंदर जाता ही नहीं है। इस डायग्राम में देखो, जो भी दिया वो कहाँ है? अंदर कभी चार्ज नहीं जाता है। ठीक है, इसी वजह से तो यहाँ पे हमने देखा था, इस वजह से चार्ज कहाँ भाग के जाता है? अंदर कभी कोई चार्ज नहीं होता कंडक्टर के। ठीक है, कैविटी के अंदर हो सकता था, बट इस केस में कैविटी के अंदर भी क्या है? कैविटी के अंदर नेट चार्ज क्या होना चाहिए? 0। समझ गए? तो यहाँ पे दिखा नहीं दिखा? तो आप कह सकते हैं कि इनसाइड कंडक्टर या इनसाइड कैविटी नो चार्ज, है ना। तो सरफेस जो होगा, सरफेस ऑफ कैविटी इज, शॉक की स्पेलिंग क्या होती है यार? SHOCK। सही है? पता नहीं, कह सकते हैं सरफेस ऑफ कैविटी इज, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। हालांकि डेफिनेशन तो आपको पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, तो कैविटी के अंदर फील्ड, कंडक्टर के अंदर तो हमेशा 0 होगा। कैविटी के अंदर 0 हमेशा हो ये जरूरी नहीं है, बट इस केस में जहां पे अंदर से पहले, मतलब अंदर में पहले से कोई चार्ज प्रेजेंस नहीं था, उसमें क्या होगा? बाद में भी 0 ही रहेगा। ठीक है, नोट करो। फिर दूसरा केस देखते हैं। टाइम है? हाँ सर, एक बार रिपीट कर दीजिए सर, ये वाला जो EDA वाला बता दीजिए सर। E डॉट DA इज इक्वल टू क्या बेटा? Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, ये तो होता है, हाँ या ना? जी सर, यस सर। क्या इस कैविटी, इसके अंदर या इस पॉइंट पे फील्ड 0 है या नहीं है? क्या पॉइंट P का फील्ड 0 है? यस सर। क्योंकि वो कंडक्टर के अंदर पॉइंट लाई कर रहा है, यस सर, चार्ज में। तो E ही 0 हो गया। तो ये Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन का टोटल टर्म ही क्या हो गया? फ्लक्स 0। यस सर। फ्लक्स का मतलब Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट का डिवीजन 0, तो एप्सिलॉन 0 तो हो नहीं सकता। जब भी 0 होगा कौन होगा? चार्ज। तो अंदर वाला चार्ज 0 होगा, है ना? यस सर। क्लियर है? सर एक मिनट से लास्ट वाली क्या चीज? लास्ट में ये वाला? ठीक है बेटा, ये समझ में आया। लेकिन इसी में सवाल अगर बदल दें, पहले ये था कि कमरे के अंदर कोई था ही नहीं, कोई चार्ज ही नहीं था। अब है कि कैविटी के अंदर हम पहले से चार्ज ले जाके रख दिए हैं। पहले से हमने इस कमरे के अंदर, अगर इसको कैविटी माना जाए, तो एक धागे में चार्ज बांध के लटका दिया है, एक चार्ज यहां पे कहीं पे छोड़ दिया है, यानी देयर इज ऑलरेडी सम चार्ज इनसाइड कैविटी। उस केस में क्या होगा? हो गया? आगे बढ़े, चलिए नोट करिए। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रूफ किया था कि कंडक्टर के अंदर 0 होता है। सर क्यों का चार्ज क्यों मतलब सरफेस पे रहता है, इसका प्रॉपर्टी है। ये आ गया यहाँ से, फील्ड अंदर में चार्ज जा ही नहीं सकता ना। खाली कंडक्टर लेके, अगर कंडक्टर मान लो ये पूरा कंडक्टर होता, आप गोला बनाते, से कंडक्टर की प्रॉपर्टी
ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। मैंने ई प्रूफ किया था ना कि ई ऐसे मतलब अंदर जीरो होता है। तो ई अगर अंदर में जीरो है तो ई जीरो मतलब फ्लक्स भी अंदर में जीरो है, तो चार्ज भी अंदर में जीरो है, क्योंकि चार्ज होता तो फील्ड लाइन निकलते या जाते। ई फ्लक्स जीरो का मतलब कोई फील्ड लाइंस का काउंट ही नहीं है, काउंट जीरो है, यानी फील्ड लाइंस नहीं है मतलब चार्ज नहीं है। चार्ज हो के ऐसा कैसे हो सकता है कि फील्ड लाइंस ना निकले या फील्ड लाइन ना जाए। मैं कंडक्टर के अंदर की बात कर रहा हूं। कैविटी में तो इस जगह पे जीरो मिल गया, कैविटी में हर जगह नहीं जीरो हो सकता, कंडक्टर में जीरो होगा। ठीक है, अब आ जाओ आगे, केस नंबर 2, चार्ज इज प्लेस्ड इनसाइड कैविटी। कैविटी के अंदर पहले से ही कोई चार्ज है। कैविटी के अंदर चार्ज होने का मतलब क्या हो गया बेटा, ये आपका कंडक्टर है, थोड़ा बड़ा सा कंडक्टर है, ऐसे कुछ बना लेते हैं, और यहां पे आपके पास एक कैविटी है, कैविटी भी थोड़ा बड़ा बना लिया। चलो, ये आपका कंडक्टर है यहां पे, और यहीं पे आपकी कैविटी आपको दिख रही है। अगेन वही केस, आपने कुछ चार्ज इसको दे दिया, कुछ चार्ज आपने सप्लाई करा। कंडक्टर के अंदर आपको सोचना नहीं है, कंडक्टर के अंदर कभी चार्ज टिक नहीं सकता, फील्ड कभी कंडक्टर में हो नहीं सकता, और पोटेंशियल जो भी होगा वो, ठीक है। और सवाल के हिसाब से देयर इज अ चार्ज इनसाइड कैविटी, ऑलरेडी कुछ चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, ऑलरेडी कुछ चार्ज रखा हुआ है। ये सवाल ने कहा है कि चार्ज है भाई, क्लियर है। क्या किसी पॉइंट पे, वही पीछे वाली बात, क्या किसी भी पॉइंट पे यहां पे फील्ड क्या है, पॉइंट पी पे फील्ड क्या है, यानी पी को लेते हुए जो अगर आप किसी ने गॉसियन सरफेस बनाया तो इस गॉसियन सरफेस के सरफेस पे फील्ड क्या है, तो अगर ये गॉसियन सरफेस के अंदर की फील्ड पूछी जाए, वही पीछे वाला कॉन्सेप्ट, ये गॉसियन सरफेस, इस गॉसियन सरफेस के अंदर फील्ड चार्ज क्या होना चाहिए। अगर मैं इंटीग्रेशन, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ E एट P डॉट dr करूं तो दिस इज इक्वल टू, होता तो Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट है, और ये कैलकुलेशन में जीरो है। इसका मतलब गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज क्या है, होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तब ये सेटिस्फाई होगा। बट क्या चार्ज जीरो है, पीछे वाले में तो था, इसमें चार्ज जीरो, तो क्या चार्ज जीरो बनाना पड़ेगा, क्योंकि बिना चार्ज जीरो हुए वो वैलिडेट ही नहीं कर पाएगा, ये कॉन्सेप्ट सही नहीं है। तो अंदर में चार्ज जीरो होना चाहिए, लेकिन इसने कहा कि हम ऑलरेडी कुछ चार्ज दे के बैठे हुए हैं, तो आप क्या करोगे, आप इसको कहोगे कि अगर आपने दिया हुआ है तो आप इसके ऑपोजिट यहां पे लेके आ जाइए। कंडक्टर के अंदर तो जीरो होगा नहीं, तो क्या अगर ये Q था तो इसके अंदर मैं माइनस Q रख दूं तो जीरो हो जाएगा। अब तुम अलग से तो रख नहीं सकते, तो इसने क्या करा, इसने अपने अगल बगल वालों से रिक्वेस्ट करा कि यार अंदर में जीरो होना चाहिए, मुझे इतना चार्ज दे दो। अंदर वाले मुश्किल में पड़ गए कि अंदर चार्ज तो हो भी नहीं सकता, लेकिन देनी मजबूरी है, तो दिया तो, लेकिन क्या अंदर में फिर पॉजिटिव Q डेवलप हो गया, तो ये कहेंगे कि हम इसको अपने पास रख नहीं सकते, कहाँ फेंक दो, सरफेस पे। कहाँ फेंको, क्योंकि सरफेस पे ही रह सकता है। क्या मेरी बात क्लियर है, समझ रहे हो बात को। तो इसमें दो बातें, पहली बात कि कैविटी के अंदर नेट चार्ज तो हमेशा जीरो होगा, नेट चार्ज हमेशा क्या होगा, लेकिन यहां पे चार्ज ऑलरेडी Q रखा हुआ था, तो कैविटी के अंदर कुछ चार्ज सरफेस पे आ जाएगा, सरफेस छोड़ के बाहर तो जा नहीं सकता। तो क्या हो जाएगा, अगर कोई चार्ज Q रखा हुआ है देन देयर विल बी सेम अमाउंट ऑफ ऑपोजिट चार्ज विल बी इंड्यूस्ड एट इनर सरफेस ऑफ कैविटी। समझ गए। तो अगर कोई चार्ज रखा हुआ है कैविटी के अंदर देन सेम अमाउंट ऑफ ऑपोजिट चार्ज विल बी इंड्यूस्ड एट सरफेस ऑफ या इनर सरफेस ऑफ कैविटी। क्यों होगा, क्योंकि उसके अंदर नेट चार्ज क्या होना है, तो उतना ही ऑपोजिट चार्ज वो लेके जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है। लेकिन आउटर सरफेस वाला चार्ज भी बदल जाएगा। आउटर सरफेस वाला चार्ज आप ये नहीं कह सकते जितना अंदर गया उतना ही बाहर हो जाएगा, नहीं, वो एक्स्ट्रा बाहर में चला गया। क्या पता बाहर में पहले से कुछ हो, तो बाहर वाले में अगर पहले से कुछ था तो वो ऐड हो जाएगा या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो आपको इसमें दो चीजें, पहली बात
नोट कर लीजिए, समझ गए बात को। पहली बात इफ नोट करिए, सम चार्ज इज प्लेस्ड और केस है तो रखा जाएगा ही, इनसाइड कैविटी देन सेम अमाउंट of opposite charge at inner surface of cavity। क्लियर है बेटा? कैविटी का एक ही सरफेस है, या इनर सरफेस ऑफ कंडक्टर कह सकते हो, कंडक्टर के दो सरफेस, एक अंदर और एक कैविटी का तो एक ही सरफेस है। दूसरी बात, एट आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर, एट आउटर सरफेस चार्ज विल बी कैलकुलेटेड बाय चार्ज कंजर्वेशन। कैसे निकाला जाएगा? क्योंकि चार्ज क्या होना चाहिए? कंजर्व होना चाहिए। तो चार्ज के कंजर्वेशन के हिसाब से बाहर वाले सरफेस का चार्ज निकालेंगे। ठीक है, एक और सवाल बनता है इसके ऊपर, अगर आप यहां वाले चार्ज को इधर कर दो, थोड़ा सा अंदर ही रखना है, तो नेट चार्ज तो जीरो होना चाहिए, लेकिन ये अपने पास ज्यादा चार्जेस को रख लेगा, नेगेटिव वाले। मान लो ये चार्ज यहाँ आ गया तो यहाँ नेगेटिव का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन बाहर वाले सरफेस पे कोई फर्क, क्योंकि बाहर वाला किस पे डिपेंड करता है? तो बाहर वाला रेडियस पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? जहाँ का रेडियस कम वहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज़्यादा। तो एक तीसरा पॉइंट भी लिख लेंगे, इफ पोजिशन ऑफ इनर चार्ज is changed चलो इसको अलग से लिख लेते हैं, जगह छोड़ा है। डायग्राम के साथ इसको दिखा देंगे आपको। ठीक है, इतना नोट कर दो। एक पॉइंट जो इसके ऊपर है कैविटी वाला, वो अगले इसमें लिख लेंगे। और जहाँ तक इस पे सवालों की बात है ना बेटा, सवाल ऐसे कुछ दिखेंगे इसके ऊपर, जैसे ये है सर, एक बार सेकंड वाले ये वाला। जी सर, सर सेकंड वाला पार्ट क्या कह रहा है? मान लो कि अगर इसके ऊपर टोटल चार्ज क्या था, यहाँ पे टोटल चार्ज था Q, कितना था? अगर यहाँ पे Q प्लस ये भी था, इसके अंदर अगर माइनस Q चला गया तो क्या बाहर भी कोई चार्ज जाएगा? जाएगा। आउटर बेस से बाहर कंडक्टर के ऊपर नेट चार्ज क्या था? जीरो था। तो क्या फाइनली भी नेट चार्ज जीरो होना चाहिए? यस सर। तो बाहर कितना गया वो मिलेगा, नहीं मिलेगा? चलो इस पॉइंट को मैं सवाल के साथ समझाऊंगा, ऐसे समझ नहीं आएगा, क्वेश्चन के साथ समझाऊंगा। ठीक है जी सर। थर्ड पॉइंट अगले लेक्चर में लिखेंगे तब समझाएंगे। ठीक है, तो एक लेक्चर अगले दिन जो होगा, इसके अलावा ये कुछ क्वेश्चंस होंगे, फिर कुछ प्लेट कॉन्सेप्ट, और उसके बाद अर्थिंग। तो देखते हैं अगले लेक्चर में अगर शुरू हो गया ग्रेविटेशन तो ठीक है, नहीं तो ये चैप्टर तो खत्म हो ही जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए, थैंक यू।